Office management is the technique of planning, organizing, coordinating, and controlling office activities. Keeping this in mind, Vishwa Yuva Kendra, in collaboration with Bosch India Foundation, organized this webinar in order to learn more about office management, documentation, and reporting. आज के जो मुख्य विषय है उस पे अगर हम बात करें और उसके अंतर्गत हम किन किन मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं, तो कार्यालय प्रबंधन। और कार्यालय प्रबंधन क्यों? तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है ना, हमारे काम के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम कार्यालय प्रबंधन की बात कर रहे हैं। और इस पूरे मॉड्यूल का कहीं ना कहीं जो आधार है वो इसी पे टिका हुआ है। जब हम कार्यालय प्रबंधन की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत, कार्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कहीं ना कहीं सिस्टम और पॉलिसीज एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है कि कहीं ना कहीं हमारी नीतियां क्या है, हमारी व्यवस्था क्या है, जिनके आधार पे हमारी बाकी सारे काम, हमारे काम करने के तरीके, हमारे प्रचलन, हमारी रीतियां जो है वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो हम उसकी भी बात करेंगे। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण भाग जो है वो है कहीं ना कहीं जो हम काम करते हैं, खास करके हम अगर CSOs की बात करें, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो उसमें हमारे जो काम है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, जैसे अभी अजीत जी पहले कह रहे थे कि भाई जो दिखता है वही बिकता है, तो कहीं ना कहीं वो एक महत्वपूर्ण आधार है। जो हम काम कर रहे हैं उस काम को कैसे हम प्रभावी तरीके से लोगों के बीच में लाएं, और उसका एक महत्वपूर्ण जो है वो आधार या एक महत्वपूर्ण सहयोग जो है वो डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग है कि हम जिन कामों को कर रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट करें, डॉक्यूमेंट करें और फिर लोगों के साथ शेयर करें, रिपोर्ट करें। तो ये कुछ ब्रॉड एरियाज हैं जिनके आधार पर आज जिनके अंतर्गत हम लोग जो है आज के जो हमारे सेशंस है, आज की जो चर्चा है उसको हम करेंगे। तो अगर हम ऑफिस की बात करें, व्हाट इज ऑफिस, सबसे पहले जब हम कार्यालय प्रबंधन की बात करते हैं, कार्यालय की बात करते हैं, तो अगर एक आम समझ बनाने के लिए हम लोग बात करें, मुझे लगता है कि सभी जानते हैं, फिर भी एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने की अगर हम बात करें तो व्हाट इज ऑफिस, ऑफिस क्या है? तो कहीं ना कहीं ऑफिस एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर संस्था के जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो एक साथ आते हैं, वहां पर पहुंचते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए, या आजकल आम भाषा में हम कहते हैं डेस्क वर्क, अपने डेस्क वर्क को करने के लिए। और उसको करने का उद्देश्य है कहीं ना कहीं जो संस्थागत हमारे लक्ष्य हैं, जो संस्थागत हमारे उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने के लिए। तो अगर एक समग्र भाषा में समझने की कोशिश करें तो कार्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर संस्था और संस्था के कार्यकर्ता, जो संस्था की टीम है, वो अपने प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए, उनको अंजाम देने के लिए एक साथ आती है, काम करती है, ताकि संस्थागत उद्देश्यों को और संस्थागत लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें। हाँ, कहीं ना कहीं एक ऐसी स्पेस जहाँ पर जो है एक फिजिकल स्पेस है, जहाँ पर जो है जो लोग हैं वो अपने काम को, अपना जो उनका काम है उसको आसानी से कर सके। और ऑफिस में वो सारे रिसोर्सेज भी उपलब्ध रहते हैं, वो सारे टूल्स, या हम जो कहते हैं कि वो सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, टेबल है, डेस्क है, या प्रिंटर है, स्कैनर है, जो हमें अलग अलग तरीके की चीजें चाहिए वो वहां पर उपलब्ध होती है, ताकि जो हमारा काम है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको हम पूरा कर सके। तो कहीं ना कहीं एक आम समझ बनाने के लिए कि भाई हम कार्यालय किसको कहते हैं, या कार्यालय शब्द से हम क्या समझ रहे हैं, खास करके जब हम NGO की बात करते हैं, CSOs की बात करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब अगर हम कार्यालय प्रबंधन की बात करें, कार्यालय प्रबंधन क्या है? तो कार्यालय प्रबंधन जो है अभी हमने कार्यालय की बात करी, और अब अगर हम अपने विषय की ओर बढ़े तो भाई इस कार्यालय की व्यवस्थाएं कैसे होंगी, इसका प्रबंधन कैसे होगा, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कार्यालय प्रबंधन एक कला है, एक टेक्निक है, या एक स्किल है। और वो टेक्निक किस चीज के लिए है? वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफिस एक्टिविटीज। तो जो हमारे संस्था की गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों की योजना बनाना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, और उसके साथ साथ उसको नियंत्रित भी करना। तो ये सारी गतिविधियों को नियंत्रित करना, और जिसका उद्देश्य है कि हम प्रभावी तरीके से अपने कामों को अंजाम दे सकें। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि हमारा कार्यालय प्रबंधन क्या है, तो हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
तो जो हम कह रहे हैं कि ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग और इन चीजों की कंट्रोलिंग है जो गतिविधियां कार्यालय की, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम संस्था के उद्देश्यों को पूरा कर सके और प्रभावी तरीके से अपने कामों को हम अंजाम दे सके। अब अगर हम बात करें कि इन चीजों को करने के लिए कौन कौन सी मुख्य आधार है या कौन कौन से मुख्य एरियाज हैं, कौन कौन से मुख्य एरियाज हैं जहां पर हमको कार्यालय प्रबंधन करने की जरूरत पड़ती है या क्यों जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अगर हम राइट साइड में देखें, जहां पर हम नीले उसके अंदर देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑफ टारगेट्स। जो भी हम संस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं और संस्था के अंतर्गत जो होने वाली गतिविधियां हैं, उनको अगर सही तरीके से नियोजित किया जाए, सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, उनका समन्वयन सही तरीके से हो और उन पर उनका नियंत्रण जो है, उनका मैनेजमेंट अगर सही तरीके से हो, तो जो भी हमारे काम है, जो हमारे उद्देश्य हैं, तो उन उद्देश्यों को हम अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है कि ऑफिस में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, लेकिन अगर इनका प्रबंधन सही तरीके से ना किया जाए तो कई बारी हम रिसोर्सेस का मिसयूज करते हैं। तो अगर हम कार्यालय प्रबंधन में इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि जो भी हमारे संसाधन है, उन संसाधनों का हम मैक्सिमम, है ना, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज हम पॉजिटिवली कर सकते हैं। क्योंकि जब हम संस्थाओं की बात करते हैं तो हमारे पास अगर देखा जाए तो अपने आप ही संसाधनों की कमी है। और जब हम सीएसओस की अपनी एक विजन और एक अपनी आइडियोलॉजी की बात करते हैं, तो ये संस्थाओं का भी और एक पूरे जगत का मानना है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज है अंतिम व्यक्ति तक, जो हमारा लक्ष्य समूह है उस तक जो है ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज पहुंचे। तो जब हम कार्यालय के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर जितने कम रिसोर्सेज में हम जितना ज्यादा अपने काम को प्रभावी रूप से दिखा सके, लोगों के बीच में ले जा सके, उसका हमारा उद्देश्य रहता है। तो उस नजर से अगर हम इन सारी व्यवस्थाओं को कार्यालय के अंदर सही तरीके से अगर हम उनका प्रबंधन और उनका नियंत्रण करते हैं, तो हम संसाधनों का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। जो हमारे कार्य हैं, क्योंकि जब हम कार्यालय की बात करते हैं तो एक या दो व्यक्ति नहीं है, अलग अलग तरीके के लोग हो सकते हैं। कुछ जो है वो वित्तीय काम को देखने वाले हो सकते हैं, कुछ जो कार्यक्रम करते हैं उनकी रिपोर्ट बनाने वाले लोग हो सकते हैं, कुछ डेटा वर्क करने वाले लोग हो सकते हैं, कुछ MIS और कंप्यूटर और इस तरीके के प्रशासनिक काम करने वाले। तो अगर हम सबकी जो जॉब प्रोफाइल है, जो उनके JD है, जो उनकी गतिविधियां, जो उनके काम का अलग अलग जो एरिया है, अगर वो सही ढंग से जो है परिभाषित होगा, उनको पता होगा, तो जो काम का गति है, जो काम का फ्लो है, वो सही तरीके से होगा। अगर ये सही तरीके से नहीं है तो पता लगा 4 लोग एक ही तरीके का काम कर रहे हैं और वो फिर सही से नहीं हो पा रहा। मान लीजिए हमने एक कार्यक्रम किया, उसका अखबार में प्रेस विज्ञप्ति आई, तो अखबार कौन लेके आएगा, उसको काट के लगाएगा कौन? एक व्यक्ति जो उसको स्कैन करके 10 लोगों को या सोशल मीडिया पे डालेगा। तो इस तरीके से जो है हमको चीजों को अपने ऑर्गेनाइज करना होगा। इसके साथ साथ कार्यालय के अंतर्गत नेतृत्व बहुत जरूरी है कि अगर हम सही नेतृत्व दे पा रहे हैं, सही चीजों से चीजों को संचालित कर पा रहे हैं, तो वो सही तरीके से लोगों तक पहुंचेगी। और इसके साथ साथ हम सिस्टम्स को प्रभावी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है कार्यालय के अंतर्गत। अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा लोग भी हों या कम से कम लोग हों, अगर अनुशासनिक तरीके से हम इन व्यवस्थाओं को अंजाम नहीं देंगे, तो जो हमारा लक्ष्य है कि हम अपने प्रभावी ढंग से अपने काम को लोगों के बीच में रख पाए, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। एक थोड़ा सा मैं अनुभव से यही जोड़ना चाहूंगी कि पुराने समय में जब हम संस्थाओं की बात करते थे तो लोग कार्यालय को और कार्यालय प्रबंधन को बहुत महत्व नहीं देते थे। एक सोच ये थी कि हमारा काम तो सीधे क्षेत्र में है, हमें तो लोगों के बीच में उतरना है, हमारा काम लोगों के साथ है, हम गांव चले गए, समुदाय में चले गए, हमारा काम हो गया। लेकिन आज बदलते परिवेश के साथ साथ जितना जरूरी हमारा समुदाय के साथ जुड़ाव है, समुदाय के साथ समय देना है, समुदाय को सहयोग करना है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है, उतना ही जरूरी, मैं अभी खुद ही 15-16 वर्षों के समय में ये बदलाव देख रही हूँ कि उतना ही जरूरी आज हमारे कार्यालय में उन चीजों को लाके, उनको समेकित करके, उनको एक रूप देके लोगों के बीच में प्रस्तुत करना भी उतना ही जरूरी है। अब वो लोग हितभागी अलग अलग हो सकते हैं, हमारे डोनर हो सकते हैं, हमारी सहयोगी संस्थाएं हो सकती हैं, आम लोग हो सकते हैं जिनको हम सोशल मीडिया या अखबार के माध्यम से अपने काम की बात बता सकते हैं, प्रशासनिक लोग हो सकते हैं, सरकारी ढांचा हो सकता है। आज सरकार बहुत तरीके से सिविल सोसाइटी से अलग अलग तरीके से जो है अपने काम को, अपने बजट को, अपनी गतिविधियों को
जो है लोगों के बीच में, सरकार के बीच में जो है वो दिखाने, एग्जिबिट करने की बात कर रही है, उसको और ट्रांसपेरेंट बनाने की काम कर रही है। पहले सोचती हम काम करते हैं, हम क्यों दिखाएं, जिनको देखना है वो आके देखो। लेकिन आज इसमें बदलाव आया है, और ये बदलाव सिर्फ डोनर के स्तर पे नहीं आया है, बल्कि जैसे मैंने अभी सभी हितधारकों का नाम लिया, हर स्तर पे आया है। तो इस बदलाव को देखते हुए कार्यालय और कार्यालय प्रबंधन संस्थाओं के नेतृत्व, जो संस्थाओं में नेतृत्व को देख रहे हैं, जिन जो नेतृत्व में हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें बस एक ये दिखाने की कोशिश करी कि ऑफिस अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। आजकल कोविड की स्थिति में बहुत सारे लोग होम ऑफिस के आदी हो गए हैं, वरना संस्थाओं में होम ऑफिस नहीं हुआ करते थे, वर्चुअल ऑफिस, होम। तो ये अलग अलग तरीके के ऑफिस हैं, मतलब कार्यालय के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक छोटे से कमरे में बैठ के भी जैसे हम लोगों ने कहा कार्यालय चल सकता है, और अगर बड़े शहरों में देखें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी कार्यालय है। तो जैसे संसाधन है और जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार अलग अलग तरीके के कार्यालय हो सकते हैं। पर अगर हम फंक्शंस की बात करें, इन कार्यालयों के अंदर जो फंक्शंस हैं वो किस तरीके के हैं, तो वो फंक्शंस जो हैं वो सब एक ही तरीके के होंगे, चाहे हम एक कमरे में टीन के छत के नीचे बैठे, चाहे जैसे हम कह रहे हैं कि बड़े भवन में और बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हो सकते हैं। तो कार्यालय के अंतर्गत होने वाले फंक्शंस जो हैं वो महत्वपूर्ण है समझना और उनको पूरा करना। तभी जो हम बात कह रहे हैं कि बदलते परिवेश के साथ कार्यालय की जरूरत है, तो कार्यालय सिर्फ चार दीवारी या एक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उसके अंतर्गत जो परफॉर्म किए जा रहे हैं फंक्शन, जैसे योजना बनाना, हम कुछ भी काम समुदाय के साथ कर रहे हैं, समुदाय में जाके कर रहे हैं, या जो भी हमारी पार्टनर कम्युनिटी है उसकी एक योजना, सही ढंग से योजना बनना कि इसको हम कैसे करेंगे, किन के बीच करेंगे, कब करेंगे, जब कर लेंगे उसके बाद इसको लोगों के बीच में कैसे ले जाएंगे, किन लोगों के बीच में ले जाएंगे, ले जाने के तरीके क्या क्या होंगे। तो ये एक योजना मुझे लगता है कि बनाने का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये सिर्फ नेतृत्व की भूमिका नहीं है, नेतृत्व इसको आगे बढ़ा सकता है, कह सकता है, मोटिवेट कर सकता है, एक प्रथा, एक प्रचलन ला सकता है योजना बनाने का, लेकिन इसको टॉप टू बॉटम हर व्यक्ति को मिलजुल कर एक साथ एक छत के नीचे करना होगा। और अगर हम जितना अच्छी इसकी योजना और नियोजन बनाएंगे, उतने ही अच्छी तरीके से हम इसको क्षेत्र में जहां पर भी हमें इसको ले जाना है लोगों के बीच में, उतने अच्छी तरीके से ले जा पाएंगे। अगला देखें तो जो नियोजन है, जो हमने प्लानिंग बनाई है, जो हमने योजना बनाई है, उसी योजना के अनुसार हमें उसको ऑर्गेनाइज करना होगा। कौन कहाँ करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, भूमिकाओं का बंटवारा किस तरीके से होगा। और कहीं ना कहीं जब हम भूमिकाओं के बंटवारे की बात करते हैं तो फिर उनकी कौशल, स्किल, लोगों का इंटरेस्ट, उन सारी चीजों को देखते हुए, रिसोर्सेस को देखते हुए हमें उन चीजों को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज उनको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ डायरेक्टिंग बहुत जरूरी है कि जब हम कार्यालय के अंतर्गत हैं, तो जब हम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, तो उसके साथ साथ कहीं कहीं डायरेक्शनल इसकी फंक्शन की भी जरूरत है, जहां पर हमको निर्देश देने होंगे, जहां हमको बताना होगा कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, कब करेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुझे लगता है भूमिका है। संस्था जगत में एक ये भी भ्रम है कि भाई सबको स्वच्छंद रहने दो, अपने अपने तरीके से सब काम करेंगे और सब बहुत काम के प्रति ये है। पर मुझे लगता है कि ऐसा अब बहुत लंबे समय तक करने की वजह से हमारे सेक्टर में एक जो है वो कमी ये रह गई कि बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, बहुत कम रिसोर्सेज में कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में वो सही ढंग से नहीं आ पा रहा है। तो जरूरी है कि नेतृत्व जरूरी नहीं है कि संस्था प्रमुख का ही नेतृत्व हो, नेतृत्व टीम के अंदर व्यक्ति का हो सकता है, समुदाय में लीडर का हो सकता है, लेकिन जो है एक नेतृत्व होना जरूरी है। और नेतृत्व को डायरेक्शन देना, निर्देश देना एक सकारात्मक नजरिए से मुझे लगता है कि काफी जरूरी है। कोऑर्डिनेटिंग और कम्युनिकेटिंग, और इसी के साथ साथ हम इन सारी चीज़ों जो हमने प्लान करा है, ऑर्गेनाइज किया है, जो डायरेक्शंस मिले हैं, उनके अनुसार अगर हम समन्वयन सही ढंग से करेंगे और लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा। और कम्युनिकेशन के तरीके कई सारे हो सकते हैं, ऑफिस में बैठ के मीटिंग के माध्यम से हो सकता है, फोन के कई अन्य आजकल बहुत सारे तकनीक के अनुसार हम नए नए तरीकों को आजमा सकते हैं। लेकिन जितना अच्छा कम्युनिकेशन आपस में होगा, उतने अच्छी तरीके से हमारे बाकी फंक्शंस जो है वो हम परफॉर्म कर पाएंगे। तो जब हम कार्यालय की बात करते हैं, उसमें इन फंक्शंस के क्रियान्वयन जो है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, होना चाहिए।
अगर हम MIS, अब जो महत्वपूर्ण चीज है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जब हम कार्यालयों की बात कर रहे हैं और उसके अंतर्गत होने वाले काम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक और महत्वपूर्ण पक्ष है MIS, जिसको अगर हम बहुत, मुझे लगता है अब MIS कोई नया शब्द नहीं रह गया, हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से उससे रूबरू हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी को हम लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करने में, हम लोगों को जानने में, और कहीं ना कहीं हमसे करवाने में हमारी जो दाता संस्थाएं हैं, जो हमारी डोनर एजेंसीज है, उनका काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि भाई आजकल क्या मैं कहती हूँ कि बल्कि मुझको तो लगता है 5-10 सालों से MIS जो है वो एक बहुत प्रचलन में शब्द है, और इसका इस्तेमाल कार्यक्रमों के गतिविधियों को, कार्यक्रम की प्रगति को, कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जब प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स बनता है, उसी के साथ साथ MIS फॉर्मेट बन जाते हैं, और जैसे जैसे हम चलते हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में हम डेली MIS ट्रैकिंग करते हैं, कहीं कहीं हम 15 दिन में करते हैं, कहीं कहीं हम महीनों में करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हम काम कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी व्यवस्था है, ये एक ऐसा सिस्टम है, जो जो भी हम गतिविधियां कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उस काम को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो डेटा निकल रहा है, उस डेटा का एक विश्लेषण करते हुए हमको एक सामने नजर में आता है कि भाई स्थितियां कहाँ हैं, और ये स्थितियों को जानकर इस डेटा MIS के माध्यम से जो हमको डेटा मिल रहा है, जो हमारे नजर के सामने आ रहा है, उसके अनुसार हम डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ बदलाव की जरूरत है, कि की जरूरत है, और हम जो चीजें हैं उनको नियंत्रित और समन्वयित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि MIS को अगर हम एक आम भाषा में समझें, तो एक व्यवस्था है जो चीजों को समझने में, प्रक्रियाओं को समझने में, तकनीक को समझने में मदद करती है, और हमें एक जानकारी देती है समय समय पर। तो जैसे हम जिस हिसाब से उसको कोलेट करेंगे, जिस हिसाब से हम उसका एनालिसिस करेंगे, हमें समय समय पर मदद करती है ट्रैक करने में कि हमारा कार्यक्रम की प्रगति, हमारा कार्यक्रम किस ओर के दिशा में है, और हमें निर्णय लेने में मदद करती है समय के अनुसार बदलाव के लिए। अब अगर हम MIS को अलग अलग तरीके से शब्दों में समझें, तो दाहिनी ओर जो आपको स्लाइड पे दिख रहा है, अगर हम मैनेजमेंट को समझें, जैसे मैं कह रही थी, ये आम भाषा में मैं समझाने के अपने अनुभव के आधार पर कोशिश करूंगी, पर ऑब्वियसली ये थ्योरी और कुछ चीजें समझना भी हमारे लिए जरूरी है। तो अगर हम मैनेजमेंट, प्रबंधन को समझें, तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों के माध्यम से, हम एक औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत लोगों के माध्यम से इसको कर सकते हैं। तो एक व्यवस्था है, एक ऐसी कला है जो लोगों के माध्यम से, औपचारिक ढंग से हम लोगों के बीच में, लोगों के माध्यम से करवा सकते हैं। तो ये है प्रबंधन। इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से देखते हैं, तो इंफॉर्मेशन इज अ डेटा, जैसे मैंने अभी कहा, MIS कहीं ना कहीं सिर्फ एक डेटा हमारे सामने प्रस्तुत करता है, पर उसके आगे हमारा क्या काम होता है, उस डेटा का विश्लेषण करना, उस डेटा के आधार पर निकलने वाले गुणात्मक और संख्यात्मक आंकड़ों का जो है वो विश्लेषण करना, और उसके आधार पर आगे कार्यक्रम में अगर कोई बदलाव की आवश्यकता है, उसमें कोई डिसीजन, कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है, तो वो हमें करने में मदद करता है। तो अगर हम इसको पढ़ के देखें, तो information is the data that is processed and is presented in a form which assists decision making। तो एक ऐसा डेटा है जिसका जो है प्रोसेस किया जाता है, जिसका विश्लेषण किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है, और एक ऐसे तरीके में, एक ऐसे फॉर्म में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है जो हमें आगे के निर्णय लेने में मदद करता है। इट में कंटेन एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, रिड्यूस अनसर्टेनिटी और प्रोवोक अ मैनेजर टू इनिशिएट एन एक्शन। तो अगर हम बात करें, तो ये जो डेटा है, ये 2-3 तरीके के हो सकते हैं। ये हमें सरप्राइज दे सकता है कि हम सोच कुछ और रहे थे और निकल के कुछ और आ गया। कई बार अगर हम बहुत अनसर्टेनिटी है, अनभिज्ञता है, बहुत कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, उसको कम कर सकता है। और कई बार ये जो लीडर है, जो मैनेजर है, जो चीजों की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, उनको मदद करता है तुरंत किसी तरीके का अगर आवश्यकता है तो डिसीजन लेने की। तो ये कहीं ना कहीं जो लीड है, जैसे मैं जिस कार्यक्रम में इन दिनों आई हुई हूँ, वहां अगर देखा जाए तो वीकली MIS चलता है, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर पे चलने वाला कार्यक्रम है, बहुत सारे राज्यों में चल रहा है, छोटे छोटे देश से लेके एकदम गांव के अंतिम व्यक्ति तक चल रहा है। तो उसको ट्रैक करने के लिए ये एक बहुत
बेहतर माध्यम है, और जो कहीं ना कहीं नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे लोग बैठे हुए हैं, उनको मदद करता है देख के, समझ के, और जरूरत के अनुसार समय अंतराल पे उसमें कुछ भी हस्तक्षेप करने के लिए ये एक बहुत मददगार टूल है। अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम इज एन ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स लिंक्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू अ प्लान to achieve a specific goal. The term system is the most loosely heard in management. हाँ, तो ये क्या है? एक व्यवस्था है, एक ऑर्डर है, एक तरीका है जिसके माध्यम से हम जो है अपना जो हमारा जो लक्ष्य है उस तक हम इस माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर हम MIS को थोड़ा सा और विस्तृत उसमें समझने की कोशिश करें तो MIS को हम 5 भागों में बांट के समझ सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम जानकारियों को डेटा के फॉर्म में लाते हैं और उसको लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं, जो मदद करता है हमें जानकारी देने में और जरूरत के अनुसार हस्तक्षेप करने में। हस्तक्षेप किसी भी तरीके का हो सकता है, निर्णय बदलने का हो सकता है, निर्णय को दोबारा से पुनर्स्थापित करने का हो सकता है, वो किसी भी तरीके के निर्णय हो सकते हैं। तो अगर हम MIS को देखें कि अगर MIS हम सिस्टम चला रहे हैं तो वो किन किन चरणों से होके गुजरेगा, तो सबसे पहले अगर हम MIS में हमने कोई MIS के कई सारे तरीके हो सकते हैं MIS लेने के। आजकल वो टैबुलर फॉर्म में टैबलेट में भी MIS कलेक्शन होता है। पहले का जो प्रचलित तरीका था वो फॉर्म्स का था, अभी कंप्यूटर भी होता है। मतलब अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से फॉर्म से आके कंप्यूटर पे डेटा फीडिंग हो जाती है, वहां से हो जाता है। तो सबसे पहला जो चरण है वो है डेटा कैप्चरिंग, कि हमको जानकारियां लेनी होंगी। उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई टैबलेट फॉर्म में हो सकता है, फॉर्म के फॉर्म में हो सकता है, नोट्स के फॉर्म में हो सकता है। किसी भी तरीके से हम जो है सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा कोलेक्शन करेंगे। जब डेटा हमारे पास आ जाता है तो कई जगहों पे ये माना गया है कि फॉर्म भर लिया, डेटा ले लिया, हो गया MIS, और उठा के जो है उसका बड़ा बड़ा पुतन्ना बना के उठा के रख दिया जाता है। कंप्यूटर में उसकी एंट्री कर दी जाती है। एक व्यक्ति सिर्फ MIS के लिए रखा जाता है जो पूरा MIS जो है वो अपडेट करता रहता है। लेकिन अगर उस डेटा का हम प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, उसका अगर हम विश्लेषण नहीं करेंगे, उसको अगर हम आगे की स्टेज में ले जाकर उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर वो डेटा हमारे लिए यूजलेस हो जाता है। और कई बारी बहुत बड़ी विडंबना है हमारे यहाँ की डेटा कलेक्शन के तो बहुत सारे फॉर्म, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे टेक्निक्स बन गए हैं, लेकिन जो उसका अगला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है उसकी प्रोसेसिंग की, अगर हम उसका प्रोसेसिंग जो कई बारी है कि नहीं होती है, तो फिर क्या है कि जो कलेक्ट करने वाले लोग हैं हम उनका भी जो है समय खराब कर रहे हैं, और जो देने वाले हैं, जो हमारी पार्टनर कम्युनिटी है, जो लोग हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ भी अन्याय है। और कई बारी आप देखिए जब समुदाय में जाइए तो कहते हैं अरे बहुत सारे आए थे, वो भैया भी आए थे, कुछ लेके गए थे, 2 महीने पहले यही बात उन्होंने भी पूछी थी। वो भी प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि जो आप डेटा हमसे लेके गए थे उससे आपने विश्लेषण करके जो मथने का काम किया, आपने क्या निकाला। क्योंकि अब वो भी परेशान हो गए दे देख के, उन्होंने कहा वापस भी तो कुछ हमारे पास आए, जो उनके पास आ नहीं रहा। तो जो दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण है, हम फोकस केवल कैप्चरिंग पे करते हैं डेटा, लेकिन जो दूसरा स्टेप है वो है उसकी प्रोसेसिंग। जब तक हम उसकी प्रोसेसिंग सही तरीके से नहीं करेंगे, उसके लिए हमारे पास टूल्स और मैकेनिज्म नहीं होंगे, तब तक वो डेटा केवल लेकर हम समय और संसाधनों को मिसयूज कर रहे हैं। अगर हमने उसका दूसरा स्टेप पूरा कर लिया, जो है कि हम उसका मथ लिया कहते हैं ना, उसकी प्रोसेसिंग कर ली, उसका विश्लेषण कर लिया, और उसके फिर मैं कह रही हूँ अलग अलग मैकेनिज्म और टूल्स हैं, इसके लिए एक्सपर्ट लोग हैं अलग से जो लोग करते हैं, हमें उनको भी जरूरत पड़ेगी, वो हमें मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग केवल फील्ड से डेटा कलेक्ट कराते हैं और प्रोसेसिंग का काम ऊपर स्तर पे करते हैं, ये भी एक तरीका है, इसमें भी कोई खराबी नहीं है। तो ये यहाँ पर प्रोसेसिंग हो गई अगर सही तरीके से। तो तीसरा है उसको स्टोर करना, भाई उसको रखना संभाल के, जो भी एनालिसिस निकला, जो भी विश्लेषण में निकला, गुणात्मक हो संख्यात्मक हो, उसको सही ढंग से सही जगह पर जो है उसको सुरक्षित स्टोर करना, और सिर्फ स्टोर करके रख ना लेना बल्कि उसका रिट्रीवल करना। जो जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि जहां जरूरत है, रिपोर्ट्स में जरूरत है, हम उसको रिपोर्ट्स में शेयर करें। क्वार्टरली कहीं पर अगर हम जो है डिस्प्ले कर सकते हैं तो हम उसको डिस्प्ले करें। अगर हमारी कोई एनुअल रिपोर्ट्स निकलती हैं उसमें हमें डेटा बार्स और अलग अलग तरीके हैं उनको डिस्प्ले करने के, हम वो करें।
तो चौथा है कि स्टोर करने के बाद जरूरत आवश्यकता और समय के अनुसार हमें उसका रिट्रीव करना है, उसको निकालना है, उसका इस्तेमाल करना है, और निकाल के इस्तेमाल करके सिर्फ अपनी फाइलों में उसको प्रिंट आउट करके बड़ी बड़ी रंगीन कॉपियां छाप के सिर्फ रख नहीं लेनी है, बल्कि उसका ज्यादा से ज्यादा डिसेमिनेशन करना है, लोगों तक पहुंचाना है। जहां से हमने डेटा लिया था उन तक हमको डेटा पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। और ये जरूरी नहीं है कि जो हम अंग्रेजी की मोटी मोटी किताबें निकाल रहे हैं, जो बुकलेट्स निकाल रहे हैं, उसी फॉर्म में हम वहां ले जाएं। जिस तरीके का हमारा स्टेक होल्डर है, जिस तरीके के हमारे लोग हैं जिनके बीच में हमें ले जाना है, हम जब उसको बांटने की बात कर रहे हैं, डिसेमिनेशन की बात कर रहे हैं, शेयर करने की बात कर रहे हैं, तो लोग जिस भाषा में समझ सकते हैं, जिस तरीके से समझ सकते हैं, उस तरीके से उस भाषा में हमें उनके बीच में उनके द्वारा दी गई जानकारी का जो हमने निचोड़ निकाला है वो उनके बीच में हमें करना है। तो MIS कई बार बड़ा, मुझे लगता है आम भाषा में MIS बनवा लो भाई, MIS ऑपरेटर रख लो, MIS बहुत जरूरी है, ये तो बात होती है। लेकिन जब हम MIS की बात करते हैं तो ये 5 चरण जो है ये पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, और यही हमें आगे मदद करता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई डिसीजन लेने की कहीं चेंजेस की जरूरत है, कहीं उनको दोबारा री एम्फसाइज करने की जरूरत है। कुछ चीजें हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से हो रही हो, जो निकल के आए उसको कहीं और हमको जो है दोबारा वही जो चीजें हमने यहाँ पर करी हैं, इससे जो निकल के आया हमको लगता है कि इसको हम दूसरी जगह ले जाके वैसा ही हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, कहीं पर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो चेंजेस भी हो सकते हैं। तो जब हम MIS की बात करें, इट इज नॉट अ 3 लेटर वर्ड, बट इसकी पूरी एक प्रक्रिया है, और जिसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। अब हम अपने तीसरे सेक्शन में आए हैं। हाँ, मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है जो बात करता है नीतियों की। जब हम संस्था की बात करते हैं और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन जो ये शब्द है, इन्हीं से हमारा काम, इन्हीं से हमारा विजन, इन्हीं से हमारा मिशन जो है वो गाइडेड होता है। तो जब हमारे संस्था का एक विजन और मिशन है, तो उस विजन और मिशन को पूरा करने के लिए कुछ नीतियां हैं, कुछ नियम हैं, जिनके अंतर्गत, जिनको ध्यान में रखते हुए हम इन चीजों को अंजाम देते हैं। तो ये जो है कई बार कह देते हैं कि बड़े लूजली तरीके से, ये तो हमारे नियम है, ये तो हमारी नीति है जिसको हम मानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि एक बदलते परिवेश के समय अब सिर्फ मौखिक रूप से चीजों को कहना काफी नहीं है, उसके साथ साथ जरूरी है कि जिन बातों को हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये हमारे मूल्य हैं, ये हमारे सिद्धांत हैं, हम ऐसा ही मानते हैं जी, तो मानते हैं कि साथ साथ अगर ये कहीं दस्तावेजित हैं, है ना, कहीं डॉक्यूमेंटेड है, कहीं रिटन फॉर्म में है, तो ये हमें एक मजबूत आधार देता है अपनी बातों को लोगों के बीच में रखने के लिए। आज बहुत सारी डोनर एजेंसीज जब आपके साथ जो है डिलीजेंस करते हैं, ड्यू डिलीजेंस करते हैं, अप्रेजल्स करते हैं, तो वो सबसे पहले एक सेक्शन ही है उनका जिसमें वो पूछते हैं कि आप कौन कौन सी पॉलिसीज आपके संस्था में बने हुए हैं। तो हम लोग भले ही कहें हम बहुत जेंडर न्यूट्रल हैं, हम बहुत जेंडर फ्रेंडली हैं, हम जो है लोगों को बहुत महत्व देते हैं, हम गैर बराबरी और समानता को महत्व देते हैं, लेकिन जब तक ये चीजें कहीं आज लिखित रूप में नहीं है, तब तक उनको माना नहीं जा रहा है। तो उस नजर से अगर हम डोनर पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम समुदाय में काम करते हैं, मुझे लगता है बहुत तन मन धन से पूरा एक, और इस बात में मुझे कोई दो राय भी नहीं है, जो समुदाय में काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने हित और अपनी चीजों को छोड़ के पूरी तरीके से वहां पर उतरे हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है, कोई बात होती है, कुछ होता है, तो वहां पर ये नीतियां हमारा एक बहुत बड़ा डिफेंस भी प्ले करते हैं, तो एक आधार बनते हैं हमारे डिफेंस के लिए। तो मुझे लगता है सिर्फ कई बार हम बहुत डोनर ड्रिवन हो जाते हैं, क्योंकि डोनर ने मांगा है इसलिए चलो ठीक है उनको भेज दो। लेकिन अगर हम उसको गहराई से देखें तो ये सिर्फ डोनर की बात नहीं है, ये हमारे हित में भी कई बारी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उस नजर से नीतियों को देखना चाहिए और इनको लिखित और दस्तावेजित करना चाहिए, और बहुत सोच समझ के
बनाना चाहिए, क्योंकि ये हम अपने परिप्रेक्ष्य में अपने संस्था की चीजों को, अपने कार्यों को बेहतर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि हम लोगों के माध्यम से हम समुदाय में काम करते हैं, पार्टनर कम्युनिटी के साथ पहुंचते हैं, तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे लोग हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, उनके लिए हमारी क्या सोच है, एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जब हम संस्थाओं की बात करते हैं तो जो बहुत मुझे लगता है नाजुक पक्ष है और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, वो है हमारा वित्त, पैसे का लेन देन, क्योंकि ये पैसा अमूमन सब बाहर से आया हुआ है, जो हमें काम करने के लिए लोग देते हैं, तो उनका पैसा है, लोगों का पैसा है, डोनेशन का पैसा है, जिसको हम समुदाय तक पहुंचाते हैं। तो इसमें एक ट्रांसपेरेंसी, इसमें एक पारदर्शिता, इसमें एक जवाबदेही संस्थाओं की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर ये भी वित्तीय नीति हमारे पास अच्छी तरीके से लिखित है, दस्तावेजित है, हम जो भी चीजों को मानते हैं, जिन चीजों को करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जिन चीजों को हम मानते हैं, करते हैं, हमारे मूल्य हैं, सिद्धांत है, उस तरीके से ये दस्तावेजित होनी जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी, जहाँ पर बहुत सारे हितभागी संस्थाएं जैसे ही है, जब बनती हैं तो ही अलग अलग तरीके के लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, सोसाइटी में हैं, ट्रस्ट में हैं, तो उनके इंटरेस्ट क्या है, उनको किस तरीके का ये है। जब समुदाय के साथ आते हैं, मीडिया के साथ, बहुत तरीके के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की पॉलिसी का होना एक महत्वपूर्ण है। डाइवर्सिटी पॉलिसी, आज डाइवर्सिटी की बहुत बात हो रही है, तो हम कितने इंक्लूसिव हैं अपने अप्रोच में, हम कितने डाइवर्स हैं, हम कितनी विभिन्नताओं को अपने में समेट सकते हैं या नहीं समेट सकते। कहते तो हम हैं कि विभिन्नता में एकता, लेकिन क्या ये लिखित है, क्या हम इसको मानते हैं, किस हद तक हम इसको मानते हैं। तो ये इस तरीके से है। फिर एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी बहुत जरूरी है जब हम संस्थाओं में काम कर रहे हैं, और जेंडर बैलेंस बनाने की बात करें, जहाँ महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, और आज सिर्फ महिला पुरुष की बात नहीं है, आज जो है वो दूसरे कम्युनिटी से भी लोग हमारे साथ हैं। तो अगर हम देखें कि इतने डाइवर्स ग्रुप के साथ हम काम कर रहे हैं, तो जरूरी है कि हमारी संस्था क्या कहती है, कि हम किन चीजों को मानते हैं, क्या हमारी नीति है, अगर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम किसको प्रोटेक्शन देंगे, किस स्तर पे देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी जो है हमें मदद करती है समझने में, जानने में। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, अब लड़कियों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, युवाओं के साथ हम काम कर रहे हैं, तो उनको हम किस तरीके से प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं, तो उससे संबंधित है। प्रोएक्टिव शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन पॉलिसी, तो ये सारी आगे पॉलिसीज हैं। बात ये है, जब हम इन पॉलिसीज की बात करेंगे, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर हमने कोशिश करी एक ब्रॉड व्यू देने की सबके अंदर की क्या होना चाहिए, पर मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से और अपने अनुभव से कि ये ऐसा है, स्टैंडर्डाइज है, हमको यही फॉलो करना है। जब हम नीतियों बनाने की बात करें तो उसको बहुत ज्यादा ना करें, जरूरी है कि देखें समझें, लेकिन हमको अपने संदर्भ में देखना ज्यादा जरूरी है। क्या हमारे संदर्भ में लागू होता है, क्या हमारे क्षेत्र में जरूरी है, क्या हमारे संस्था में जरूरी है, और किन चीजों को हम फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कुछ तो नॉन नेगोशिएबल है, उसके साथ तो जिनके साथ समझौता नहीं हो सकता, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है जब हम नीतियां बनाने की बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि हम एकदम 10 पेज की पहले दिन से आइडियल नीति ही बनाएं। अगर जरूरत हम 1 पेज की, 2 पेज की, जो मुख्य चीज हम करते हैं उसको करें, धीरे धीरे जब और जैसे जहां जरूरत हो हम उसको इम्प्रोवाइज करते चलें। तो ये अभी हम एक एक करके इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे चलें। जब हम ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग हमारे साथ हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, शुरू से नए लोग हैं, संस्था में काम करने आए हैं, तो उनको भी स्पष्ट होना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं आज के समय में, शायद पहले उतना नहीं था, हम लोग भी जब जॉब करते थे तो उतना शायद नहीं मांगते, सर्विस रूल मिल जाते थे, कई बार देखते थे, कई बार बहुत ज्यादा छुट्टियां देख ली क्या मिलता है, पर डीएम क्या मिलता है, ट्रैवल क्या मिलता है, ये देख के संतुष्ट। लेकिन आज मुझे लगता है समय बदला हुआ है। प्रोफेशनल सबसे पहले एचआर पॉलिसी देखते हैं, रिव्यू करते हैं, उस पर सवाल करते हैं। महत्वपूर्ण पॉलिसी है संस्था के संदर्भ में, और इसमें कई सारे पॉइंट्स है, लेकिन अगर हम अपने संस्था की बात करें तो जब हम लोगों ने बनाया था तो सिर्फ 2 पेज का था शुरुआत में, 1 साल में। थोड़े थोड़े लोग बढ़े, कुछ प्रोजेक्ट्स बढ़े, काम बढ़ा, तो ये 4 पेज का हुआ, 10 पेज का हुआ, आज हमारे पास भी 15 पेज का है, लेकिन कुछ लोगों का और भी ज्यादा हो सकता है, बड़ी संस्थाओं का। तो जैसे मैं पहले कह रही थी कि जरूरी नहीं है कि हम पहले ही दिन से बहुत मोटा लंबा बना लें और उसी जाल में खुद ही फंस जाए। जैसी जब जरूरत पड़े, जिसके अनुसार, जो हम जिस कॉन्टेक्स्ट में हम काम करें, जिस स्तर पे हम काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमें
इसको बनाने और इसमें परिवर्तन की गुंजाइश हम रखें, क्योंकि बनाना हम ही को है, फॉलो हम ही को करना है, तो उसी तरीके से हम चीज़ों को करें। तो जब हम अगर इस पॉलिसी का फ्रेमवर्क देखें तो सबसे पहले हमें इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया है, स्कोप क्या है, कौन लोग इसके अंदर कवर होंगे, उद्देश्य क्या है ना, इसका पर्पस क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, हमारे यहाँ जो स्टाफ को हम रिक्रूट करेंगे वो किस आधार पर होगा। जैसे मैं कह रही थी कई बारी ये हमारे लिए डिफेंस का भी काम करता है, जैसे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, ये कई बारी लोग आपसे सवाल कर सकते हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया, आपने 20-22 लोगों को हायर किया, है ना, कहीं कहीं बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल जगह भी होती है, कहीं पर कुछ लोकल जो वहाँ के दबंग हैं उनके द्वारा बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। हमारे पास एक एचआर पॉलिसी बनी हुई है, कल को वो आके आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकते कि भाई आपने इनको क्यों रखा, इनको क्यों नहीं रखा, या आपने हमारे लोगों को नहीं रखा, या कल को कोई आपके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता कि आपने गलत आधार पे लोगों का चयन कर लिया। क्यों? क्योंकि आपके पास आपकी जो एचआर पॉलिसी है उसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इसमें 3 लोग बैठेंगे, एक हमारे संस्था का कार्यकर्ता लोग बैठेंगे, एक संस्था प्रमुख बैठेंगे, एक हम कोई कम्युनिटी से बैठाएंगे, मतलब जो भी आप जिस तरीके से भी करते हैं। एक जेंडर बैलेंस हमारे यहाँ होगा सिलेक्शन कमिटी में। जो सिलेक्शन हम करेंगे वो पेपर पे करेंगे, किसको हमने किया, कितने पॉइंट्स दिए, है ना, किसके इस आधार पे इन 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया जिसमें से इसका सिलेक्शन हुआ। तो ये रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस अगर हमने सही ढंग से किया है तो कई बारी जो बाहरी दबाव है या बाहरी आपको जो डर है उससे भी आपका एक डिफेंस होता है, आपका एक बचाव होता है। उसके साथ साथ इंडक्शन भी, जो लोग आएंगे, नए लोग आएंगे, उनका हम इंडक्शन किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, हमारे यहाँ क्या नीति होंगी, प्रोबेशन एंड कंफर्मेशन क्या होगा, भाई 6 महीने का प्रोबेशन होगा, 3 महीने होगा, हमारे यहाँ परमानेंट स्टाफ होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होगा, ये सारी चीजें जो है वो इससे हमें मदद करता है समझने के लिए। डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट, हमारे यहाँ किन किन चीजों को हम अनुशासन मानेंगे, बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो लोग लिखते हैं। हम लोग एक समय में लिखते थे कि भाई लोग अपनी चाय खुद बनाएंगे, चाय के कप खुद धोएंगे, है ना, वो भी एक समय का समय था, दौर था, उस तरीके से चीजें थी। और उसके साथ साथ कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, ये हमें ये भी मदद करता है कि अगर ये फॉलो नहीं हुआ तो भी हम वहां पर उसको डॉक्यूमेंट करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो कोई कमेटी होगी जो उस पर एक्शन लेगी, या उनको कोई डिसिप्लिनरी लेटर लिया जाएगा, एक्शन दिया जाएगा, ताकि कहीं पर भी हम निष्पक्ष किसी भी व्यक्ति, किसी भी ग्रुप के साथ, किसी भी कम्युनिटी के साथ हम ना हो। और ये हमारी निष्पक्षता को कहीं ना कहीं जो संस्था में नेतृत्व है उसको भी मदद करता है, गाइड करता है चलने के लिए, और दूसरों को भी एक मदद करता है, एक एक मनोबल देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि भाई यहाँ जो भी होगा वहां पर कोई गैर बराबरी या कोई भी पक्षपात या कोई एक वो नहीं होगा कि भाई ये उनके नजर में बहुत अच्छे हैं तो इनको कुछ भी चल जाता है, और ये थोड़े कमजोर हैं, भी नए नए आए हुए हैं तो इनके लिए सारे नियम लागू हो रहे हैं। तो वो मदद करता है। फिर हमारी अटेंडेंस किस तरीके से होगी, क्या टाइम होंगे ऑफिस के, वर्किंग आवर्स, है ना, सैलरी और अलाउंसेस, उसके भी बहुत जगह स्केल बने हुए हैं, कई जगह प्रोजेक्ट वाइज होता है तो आपको वहाँ भी मेंशन करना होगा कि भाई आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे करेंगे, क्या स्केल सैलरी का आप किस हिसाब से लोगों का देंगे, वो सारी चीजें। सैलरी इंक्रीमेंट्स कब, क्या, कैसे, किस रेट पे होंगे, छुट्टियां किस तरीके से होंगी। जैसे मैं कही थी, हम लोग अपने समय में आज से 2001-2 की मैं बात करूं तो जो हम लोग को सर्विस रूल मिलता उसमें यही देखते थे साल में कितनी छुट्टियां है, सीएल कितनी मिलेगी, ईएल मेडिकल, बस उतने से मतलब होता था। तो उस समय में भी लीव और छुट्टियां बहुत महत्वपूर्ण होती थी। आज तो खैर और भी ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं साथ में काम करने वाले, तो छुट्टियां हम पहले से मेंशन करें, एनुअल कैलेंडर हम बना के डाल देते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं, तो वहाँ कोई फिर वो मतलब नहीं होता भाई ज्यादा छुट्टियां दी, कम छुट्टियां दी, या हम ये नहीं है वो। क्या कोई फ्लेक्सी टाइम अरेंजमेंट्स होंगे जब हम जेंडर के साथ, महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, जेंडर बैलेंस, जेंडर को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं ना, तो क्या फ्लेक्सी टाइमिंग्स हैं तो किन के लिए हैं, कितने होंगे। फिर उस समय जो है उस समय जो है वो लोगों को उनका ऑनरेरियम या क्या उसमें कोई अंतर होगा तो वो भी अगर लिखित होता है तो अच्छा होता है, नहीं तो 1 to 1 उस समय निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। और कई बारी मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ही बात कह सकती हूँ कि कई बारी हम जो निर्णय ले लिया किसी एक पर्टिकुलर केस में, कोई कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, उस व्यक्ति को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए हमने मान लीजिए कोई डिसीजन ले लिया, है ना, वो उसके लिए भी ठीक रहा, हमारे लिए भी ठीक रहा उस समय संस्था की नजर से,
लेकिन फिर कभी दूसरा आता है तो, और आप वही, जरूरी नहीं आप वही निर्णय उसके लिए भी ले, तो ये प्रश्न आता है आपने उसके लिए तो ये किया था, हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं किया, है ना। तब फिर उस समय बड़ी दिक्कत होती है उस बात को जस्टिफाई करने के लिए। तो अगर आप जस्टिफाई करते हो तो फिर आप वही करो जो आपने पहले के लिए किया था। तो जो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो पॉलिसी है, HR पॉलिसी, ये सिर्फ स्टाफ के लिए ही हितकारी नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी बहुत हितकारी है जो डिसीजन मेकिंग में बैठे हुए हैं। फिर सारी चीजें आपके सामने, मेरे ख्याल से लॉन्ड्री लिस्ट है, ट्रैवल, इंटरनेट कैसे होगा, आजकल इंटरनेट सब जगह है, पहले शुरू में इंटरनेट का भी यूज कौन करेगा, कितनी देर करेगा, कैसे है, किसकी टेबल पे होगा, कौन जाके IT रूम में बैठेगा तभी उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी। हो सकता है आज भी हो, बट आज फिर भी दौर बहुत बदल गया। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ऑफिस लोन, ग्रीवियंस प्रोसीजर, अपील, है ना, कहीं कोई समस्या आ रही है अगर स्टाफ के साथ तो क्या होगा, ग्रीवियंस रिड्रेसल का प्रोसेस क्या है, क्या हमने कोई कमिटी बनाई है, वहां जाके रखेंगे, लेटर लेंगे, या सिर्फ संस्था प्रमुख ही हर समस्या का हल करेगा, है ना, जो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है एक समय के बाद। तो उसको भी अगर हम अच्छी तरीके से लिख देते हैं, अगर हम कर देते हैं तो अच्छा है। और कितने समय अंतराल पे हम इस पॉलिसी को रिव्यू करेंगे, और मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी है। कोई भी डोनर अगर आपका अप्रेजल करता है, वो सबसे पहले आपकी HR पॉलिसी देखता है, मांगता है, पढ़ता है। कई बारी लोग HR पॉलिसी पे सवाल भी करते हैं। तो जैसा मैं कह रही थी कि सिर्फ देखा देखी अगर हम बना लेते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कर देते हैं, तो हम वहां फंस जाते हैं। अगर हमने अपनी HR पॉलिसी बनाई है, हम क्लियर हैं, तो कई बारी हम गलत चीजों का बाहरी दबाव के आधार पर, जो गलत अगर हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, डोनर होता है, कोई भी हो सकता है, XYZ, तो हम क्लियर हैं हम इन चीजों को क्यों मान रहे हैं, हम इन चीजों के साथ समझौता नहीं करेंगे, है ना। तो वो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है उस नजर से, चाहे वो डोनर एजेंसी हो, चाहे कोई बाहरी राजनीतिक दबाव दल हो सकता है, कोई कार्यकर्ता हो सकता है, कल को किसी को आपने, किसी के ऊपर एक्शन लिया, आपने उसको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेशन भी इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लग रहा है कहीं छूट गया है, पर आप इसको लिख लें कि जहां पर हम इंडक्शन और सिलेक्शन कर रहे हैं, वहां टर्मिनेशन भी, अगर हम किसी को टर्मिनेट करेंगे तो क्या होगा, 1 मंथ नोटिस के आधार पर होगा, उससे पहले दिए गए वार्निंग लेटर साथ में होने जरूरी है, कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। क्योंकि कई बारी हम उसमें भी फंस जाते हैं कि भाई हमें नहीं मिल रहा है, हम मौखिक, संस्थाओं में क्या है, हमने मौखिक अप्रेजल कर दिया, भाई काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, 2-3 बार बंदे को दे दिया, तीसरी बार में आपने उसको जो है टर्मिनेट कर दिया। कल को वो लौट के आपके ऊपर केस करके ये कह सकता है आपने किस आधार पे मुझे टर्मिनेट किया, मुझे इस आधार पे टर्मिनेट कर दिया, भाई मुझे जातिगत उस पे कर दिया, या मेरे को ये कर दिया, मैं ऐसा करता था, मैं उनके रिश्तेदारी भी नहीं था इसलिए कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। माने ही कैन कम विद एनी लेम एक्सक्यूज एंड फाइल अ कंप्लेंट ऑन यू। लेबर लॉ में जा सकता है, कोई किसी भी स्तर पे जा सकता है। तो जरूरी है उस नजर से कि हमारे पास अगर टर्मिनेशन पॉलिसी है, और मैं फिर वही बात कह रही हूँ, ये दो तरफा है। हम हर बार ये ना समझें कि वो बाहर वाला हमारे साथ गलत करेगा इसीलिए, बल्कि ये हमें भी गाइड करता है कि भाई हम किसी को अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक से, क्योंकि हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंडिविजुअल है, गलत सही डिसीजन हम भी ले सकते हैं। तो कई बार ऐसी पॉलिसीज अगर वो डॉक्यूमेंटेड है, प्रॉपरली लिखी हुई है, तो जो है हमको भी गाइड करता है और हम भी उसके अनुसार चलते हैं। ये पॉलिसी ऐसे ही नहीं है अपने आप बन जाएगी। मान लीजिए मैनेजमेंट के 2-3 लोगों ने बनाई है, तो फिर उसको जो है अपने बोर्ड में प्रेजेंट करना और बोर्ड में उसका अप्रूवल लेना, वो जरूरी है जब हम बनाते हैं उस समय भी। और जब हम अगर मान लीजिए उसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं, कुछ रिन्यूअल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उन चेंजेस को भी हमको अपने बोर्ड के समक्ष रखना होगा, उनसे अप्रूव कराना होगा, और तभी हम उसको लागू करेंगे। और उसमें डेट और सबके सिग्नेचर्स मेंशन हो गए कि इस तारीख से इसमें इस बदलाव के साथ आज से ये विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट विद अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड, ये आज से जो है लागू हो रही है, अगर कोई चेंजेस हुए हैं, कुछ रिन्यूअल हुआ है तो ये HR पॉलिसी है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। कई बारी इसमें फाइनेंशियल और परचेज, प्रोक्योरमेंट इसी में डाल देते हैं, अगर बहुत बड़ा काम नहीं है हमारा, बहुत ज्यादा वैसा नहीं है तो। और दोनों को अलग अलग भी बना सकते हैं, फाइनेंशियल वित्तीय नीति हम अलग बनाएंगे अपनी, और परचेज एंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अलग बनाएंगे। कई बार इसी को हम अपना भाग बना लेते हैं। अगर हम अपने संस्था की बात करें तो आज हमारे पास फाइनेंशियल पॉलिसी, परचेज एंड प्रोक्योरमेंट एक ही में समाहित है, क्योंकि बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, 10-12 पेजेस में दोनों पॉलिसीज कवर हो रही हैं।
तो ये भी होना जरूरी है, क्योंकि महत्वपूर्ण है कि हम भाई वित्तीय उसमें अगर हम दूसरे का पैसा ला रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, और उसको यूज सिर्फ कम्युनिटी में नहीं कर रहे हैं, उसको यूज हम अपने लिए भी कर रहे हैं। हम अपने संस्था के खर्चे उसमें से पूरा कर रहे हैं, अपना चाय पानी, कार्यालय का किराया, बिजली, है ना, स्टाफ को सैलरी, स्टाफ का वेलफेयर, फोन, मतलब कम्युनिकेशन, ट्रैवल अलाउंसेस, सारी चीजें हम इसमें से यूज कर रहे हैं। तो जरूरी है कि ये लिखित हो कि भाई हम वित्तीय अपनी नीति में कौन कौन से दस्तावेज हम रखेंगे, कौन कौन से रिकॉर्ड्स हम रखेंगे, कितने समय के लिए रखेंगे, किस रूप में रखेंगे, बीआरएस हम कब कब बनाएंगे, उस बीआरएस के साथ हम चेक की चेक इशू रजिस्टर होंगे, जो पूरी लिस्ट है। यहाँ पर भी एक पूरी लॉन्ड्री लिस्ट है, यहाँ हमने छोटा ही डाला है क्योंकि हम मुझे ये महसूस हुआ कि हम लोग ऑलरेडी पहले इसको कर चुके हैं, शायद कवर हो चुका होगा। फिर भी मान लीजिए अगर कुछ छूटता है, कोई वैसी क्वेरी है तो हम शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी किस उद्देश्य के साथ बनाई जा रही है, हमारी संस्था की मुख्य जो है जिम्मेदारियां क्या है, हमारा वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा, वही मैं वित्तीय प्रबंधन की अभी जो आपसे बात करी थी, इंटरनल कंट्रोलिंग सिस्टम कैसे होगा, अंदर डे बुक होगी, उसमें जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि भाई चेक इशू रजिस्टर होगा, चेक है ना रिसीव्ड रजिस्टर होगा, और बहुत सारे हमारे अन्य है, इन्वेंटरी है, वो सारी चीजें जो हैं उनको हम इसके अंतर्गत डालते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कब कब होगी, संस्था के मैनेजमेंट को कब होगी, डोनर को कब होगी, बोर्ड को कैसे और किस रूप में होगी, सरकार को किस कब और कैसे और किस रूप में होगी, है ना। अब आजकल आप देख रहे हैं कि जो हमारा बाहर से आने वाला पैसा है उसको आपको हर क्वार्टर जो है वेबसाइट पे अपडेट करना है। संस्था की वेबसाइट पे हम लोग अपनी एनुअल जो है वो पूरी वित्तीय जो हमारा लेखा जोखा है उसको हम प्रस्तुत करते हैं। तो उसको प्रस्तुत करने के फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, फॉर्मेट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है, जो डेटा है, वो हमें लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और जो भी स्टैट्यूटरी अगर हमारे कोई कंप्लायंसेस हैं, उन कंप्लायंसेस को टाइम टू टाइम हमको फुलफिल करना, और फिर समय अंतराल पे जैसे पहले था कि हमको पॉलिसी को रिव्यू करना, अगर कोई चेंजेस की जरूरत है तो उन चेंजेस को करना। चेंजेस उस संदर्भ में भी है, कई बार जैसे इनकम टैक्स ने कहा भाई 10,000 तक जो है आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, एक समय था मान लीजिए आपने वो लिखा हुआ था, है ना, या 10,000 पे जो है आपको 3 कोटेशंस लेनी होती थी। तो अगर जो है पहले हमको 3 कोटेशन 10,000 पे लेनी होती थी, आज वही जो है हमको 5,000 की परचेज पे प्रोक्योरमेंट पे करनी पड़ती है। तो अगर बाहरी कोई चेंजेस हुए हैं तो उसके अनुसार हमको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करके उसको अपडेट करना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई सरकार ने बदल दिया हम तो वही पुराना चला रहे हैं, क्योंकि अगर हम वही पुराना चला रहे हैं तो कल को हम उन्होंने अगर कोई हमारे ऊपर इंक्वायरी करी, कुछ जांच पड़ताल करी, तो हम उसके अंतर्गत फंस जाएंगे, क्योंकि हमने पॉलिसी अपनी पुरानी बना रखी है और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, जबकि बाहरी परिवेश में बदलाव आ गए हैं। तो इस तरीके से हमको जो है इस तरीके से हमको अपनी पॉलिसीज को टाइम टू टाइम रिव्यू करना होगा, अपडेट करना होगा। और जैसे मैं पहले वाले पॉलिसी में कह रही थी कि ये ऐसा नहीं है कोई भी एक दो लोग मिलके तय कर लेंगे, जिन्होंने भी बैठ के बनाई, इसमें हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स को भी रख सकते हैं। अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट हमें टाइम दे रहा है तो हम चार्टेड अकाउंटेंट को भी ले सकते हैं, और उसकी मदद से इसमें जरूरत अनुसार और समय अंतराल पर हम बदलाव करके फिर हमको इसको अपने बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी, उनसे अप्रूवल करा के इसको हमको लागू करना होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉलिसी है जिसपे हम अपडेट जिसको हम बनाते हैं और उसको हम लागू करते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, ये थोड़ा सा और मुझे लगता है कि जहां पर हम बहुत अलग अलग ग्रुप्स के साथ, डाइवर्स ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, ज्यादा बड़ी संस्थाएं हैं, वहां पर इसको मतलब ये जानकारी के नजरिए से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम इस तरीके से देख सकते हैं, अगर हम ऊपर से देखें तो बोर्ड में अलग अलग तरीके के लोग हैं हमारे पास, तो वो बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं संस्था में एडवाइजरी के रूप में भी है, और कुछ जो है वो लोग डायरेक्ट डे टू डे मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स में भी हैं। तो वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी उस नजर से महत्वपूर्ण होती है जहां पर हम ये इसमें जो है क्लेरिफाई कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ये जो हमारा इंटरफेरेंस है, जो हमारा काम है, चाहे एक एडवाइजरी के रूप में हो, चाहे डे टू डे इंटरवेंशन के रूप में हो, ये किसी भी तरीके से
हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए नहीं है, बल्कि सोसाइटी जो नॉन प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट के पर्पज से बनी है, जो एक वेलफेयर के उद्देश्य से बनी है, या फिर लोगों के सशक्तिकरण के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जो ये एक संस्था बनी है, ये उसी को फुलफिल करेगी, ना कि। और ये 2-3 स्तरों पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बोर्ड मेंबर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, उनके उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट, उनके कोई इंटरेस्ट इसमें तो नहीं आ रहे हैं, है ना। कोई सरकारी व्यक्ति तो हमारे बोर्ड में, कोई सरकारी व्यक्ति है वो हमारे बोर्ड में भी है और वो यहाँ से सैलरी तो नहीं ले रहा है, ऐसा कोई तो नहीं हो रहा है। कोई मीडिया, जैसे अगर हम संस्था को कह रहे हैं कि हमारी संस्था ए पॉलिटिकल है ना, कि हम पॉलिटिक्स, बाहरी जो राजनीतिक जो दल हैं या जो राजनीतिक आइडियोलॉजी है, हम उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। तो कहीं ऐसे लोग तो हमारे बोर्ड में या हमारे स्टाफ में या हमारे एडवाइजरी में तो कहीं नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है, जो हमारे जो नीतियां हैं, जो अभी हम पहले ऊपर नीतियों की बात कर रहे थे, या जो संस्था का विजन है, जो सपना है, जो मिशन है जिसको हम लेके चलें, उससे कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो, है। तो इस नजर से जो है ये इस नजर से ये पॉलिसी हमको समझना जरूरी है। और इसके बारे में अगर हम लिखित रखेंगे, इसके बारे में हम लिखना भी होगा हमको, और लिखने के साथ साथ जो है इसको हमको लागू भी करना होगा। दूसरी बात, जैसे मैंने अभी कहा, पर मैं इसको थोड़ा सा और ये कहूंगी, जैसे कई बार हम लोग भी मान लेते हैं, अभी मैंने भी बातों बातों में कह दिया कि कई बार बड़ी संस्थाओं को ये ज्यादा जरूरत होता है, बट मुझे लगता है एट द सेम टाइम जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस नजर से देखें, जैसे मैं कह रही हूँ, जब आप समुदाय में काम करते हैं तो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल ग्रुप हैं, वो राजनीतिक दल हो सकते हैं, वो लोकल वहाँ के जो हैं कुछ दबंगई लोग हो सकते हैं, कम्युनिटी के आधार पे हो सकते हैं, रिलीजन के आधार पर हो सकते हैं, ना, अपने काम के आधार पे वो एक दबाव समूह के रूप में हो सकते हैं। तो उस समय अगर हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट वाली, ये कॉन्फ्लिक्ट वाली अगर हमारे पास पॉलिसी है जो क्लियर डिक्लेरेशन कहती है, तो हम कल को कोई भी चीजों में फंसने से बचेंगे, और लोगों को कहने के लिए भी हमारे पास आधार होगा, भाई हमारी नीतियां इन चीजों को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि हमारी संस्था इस तरीके की आइडियोलॉजी पर काम करती है। और दिखाने के लिए जरूरत है तो आप कह सकते हैं, क्योंकि कई बार आपके साथ पूरा बोर्ड नहीं होता, आपके साथ पूरे लोग नहीं होते, सब नहीं है, अब आप ही फ्रंट फेस हैं जहां जाके आपको इन चीजों को रखना है। तो ये जो पॉलिसी है, आप जरूरत पड़े बाद में मौखिक रूप से भी कह सकते हैं, जरूरत हो तो भाई सर हम आपको, भाई साहब हम आपको जो है इसकी एक कॉपी भी देंगे, हम लोगों की ये पॉलिसी है और हमारा बोर्ड ने मिलके बनाया है और बोर्ड के द्वारा ये स्वीकृत होती है और इसी के आधार पे हमें चलना पड़ता है। तो कई बार ये हमारे लिए बहुत बड़ा मजबूत आधार बनता है डिफेंस के लिए भी, जब हम ग्रास रूट पे छोटी जगहों पे काम कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं वहां पर, बहुत सारे लोग ट्राइबल एरिया में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है आतंक प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके, आजकल तो आतंक भी अलग अलग तरीके के हैं। तो वो जो है कई बार हमको बहुत मदद करता है। तो ये जो है डाइवर्सिटी पॉलिसी है, जैसे अभी मैं पहले भी बात कर रही थी कि आज बहुत डाइवर्सिटी की बात हो रही है, डाइवर्स ग्रुप के साथ, कम्युनिटीज के साथ, डाइवर्स स्टाफ के साथ, डाइवर्स इशू के साथ बात हो रही है काम करने की। और हम लोग बहुत बारी कह देते हैं कि विभिन्नता में ही एकता है, हम इसको मानते हैं, इसको लेके चलते हैं, ये हमारी सोच है, ये हमारी आइडियोलॉजी है। लेकिन अगर ये हमारी आइडियोलॉजी है तो क्या हम इसको दस्तावेज कर सकते हैं? और जैसा मैं कह रही थी कि जरूरी नहीं है कि हर पॉलिसी हमारी 10-20 पेज हो, अगर जरूरत है तो हम 2 पेज की एक डाइवर्सिटी पॉलिसी अपने यहाँ बना के रखे। जैसे अगर मैं अपने यहाँ का उदाहरण दूं तो हमारे यहाँ सिर्फ 2 पेज की, 2 पेज पे है, जो 1.5-2 पेज में पूरी हो जा रही है ना। तो ये मतलब टेक्स्ट में पूरी हो जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे, और ये चीजें देखिए, दूसरी एक बात और जो मैंने पहले भी कही थी, मैं फिर से इसको यहाँ रीएम्फसाइज करना चाहूंगी कि जो ये पॉलिसीज है ये कहीं से एकदम ऊपर से हवा में नहीं आ रही है। ये पॉलिसीज हमारे विजन और मिशन, हमारा जो स्वप्न है और जो हमारी मिशन है, उससे गाइडेड होनी चाहिए। वहां अगर हम कह रहे हैं कि हम जेंडर न्यूट्रल, डाइवर्स ग्रुप, डाइवर्स कम्युनिटी, सब जाति और भेदभाव से परे हम काम करेंगे, हर समुदाय अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे, अंतिम वल्नरेबल कम्युनिटी को हम मदद पहुंचाएंगे, अगर ये वहां से गाइडेड है तब तो ये पॉलिसी हमारे उस विजन और मिशन को सपोर्ट करेगी। मान लीजिए हमारे विजन में वहां पर नहीं है वो ब्रॉडनेस और वो डाइवर्सिटी वहां नहीं है, तो फिर ये पॉलिसी अलग दिखाई पड़ेगी और हमारा विजन और हमारा काम और हमारा मिशन कुछ अलग दिखाई पड़ेगा।
तो यहाँ पर जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, वो ये प्रयास है कि ये चीजें हो सकती हैं, पर जब हम अपने में लागू करें तो पहले हम ये देखें कि भाई हमने थोड़ा ब्रॉड विजन लिया है, हम उस तरीके से चीजों को ले रहे हैं, और अगर हम करते हैं तो क्यों नहीं हम इसको दस्तावेज करें। बात यहाँ पे आती है कि भाई हम मानते हैं, हम अपने विजन में कह भी रहे हैं, है ना, हम उसको अपने क्षेत्र में और संस्था में लागू भी कर रहे हैं, लेकिन हम इसको लिख नहीं रहे। तो फिर अगर हम लिख भी लेते हैं तो एक मजबूत आधार बन जाता है ना, लोगों के बीच में दिखाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, सबके समक्ष ये हमें मजबूती देता है। तो उस नजर से अगर हम डाइवर्सिटी को, विभिन्नताओं को देखें, तो यहाँ पर भी वही है कि भाई संस्था का क्या है प्रियम्बल, हम यहाँ पर विजन मिशन देंगे, उद्देश्य क्या है, किस पर्पस के साथ संस्था काम करिए, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, किन किन ट्राइबल्स के साथ भी काम करते हैं हम, दलित समुदाय के साथ, अति दलित के साथ, माइनॉरिटीज के साथ भी करते हैं, एक डाइवर्स ग्रुप है, हम यहाँ पर लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने क्या कोई कमिटीज बना रखी, क्या कोई मैकेनिज्म है, क्या हमने कोई कोटा रखा है कि भाई, और ये एचआर में भी आ जाएगी डाइवर्सिटी, कि भाई पहले होता था कि हम महिलाओं को इतना परसेंट देंगे, आज सिर्फ महिला और पुरुष की बात नहीं हो रही, जब मैं एचआर की बात कर रही हूँ, आज उसमें भी बहुत डाइवर्स कम्युनिटीज हैं, तो क्या हम उन डाइवर्स कम्युनिटीज को अपने यहाँ स्थान दे रहे हैं, क्या हम थर्ड जेंडर में भी अगर आप देखें तो वहां पर भी बहुत डाइवर्सिटीज है, और आजकल ये सब जान रहे हैं, उसके बारे में सब अवेयर हैं, कई बार हम स्पेस भी देते हैं, है ना। हो सकता है कि हम अपने एचआर में, स्टाफ में कहें कि उस डाइवर्स ग्रुप से भी हम लोगों को लेंगे, हो सकता है हम कहें कि जब हम कम्युनिटी में काम कर रहे हैं तो हर जगह कम्युनिटी में ये थर्ड जेंडर के लोग हैं, उनको हम लेंगे, हम सिर्फ अपने पार्टनर कम्युनिटी में उनको नहीं लेंगे, बल्कि पार्टनर कम्युनिटी में हम उनको नेतृत्व की भूमिकाओं में लेंगे, या संस्था में भी सिर्फ हम ट्राइबल्स और इनको, जैसे कई बार लोग ट्राइबल एरिया में काम करते हैं तो कहते हैं, या ऐसी या माइनॉरिटी कम्युनिटीज में काम कर रहे हैं, कहते हैं कि स्टाफ होगा हमारा, पर वो स्टाफ सिर्फ ग्राउंड लेवल स्टाफ पे है, वो नेतृत्व में नहीं है, तो फिर वहां हम नेतृत्व में देंगे या नहीं, ये कहीं ना कहीं हम अपनी डाइवर्सिटी पॉलिसी में चीजों को लिख सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत जगहों पे हम आप सब कर रहे हैं, लेकिन हम उसको दस्तावेज या लिखित रूप में नहीं ले रहे। अगर हम उसको दस्तावेजित रूप में और लिखित रूप में लेते हैं तो ये हमारी मजबूती का आधार बनता है। तो यही है हमारी डाइवर्सिटी पॉलिसी। अगला है सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी। हम लोग जो है जेंडर इक्विटी की बात कर रहे हैं, जेंडर बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें ये सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आज नहीं 15-20 वर्ष पहले से जो है ये बहुत प्रचलन में है, इस पे बहुत ट्रेनिंग्स और बहुत काम हुआ है कि जो संस्थाएं हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्टाफ में ही जो है वो महिलाएं नहीं है, बल्कि फील्ड में भी हम लोग बहुत सारे समुदाय के नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे काम कर रहे हैं, वो हमारे एक्सटेंडेड हैंड्स है, वो हमारे नेतृत्व में है, तो वहां पर भी हम कैसे जेंडर इक्विटी जो है वो इंश्योर करेंगे। और अदर देन अगर जेंडर इक्विटी के बाहर कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं, तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए हमारी संस्था की क्या नियम, मूल्य, सिद्धांत, पॉलिसीज होंगी, ये कहीं ना कहीं हमारी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क पॉलिसी जो है उससे गवर्न होती है। तो यहाँ पर भी हमारी संस्था का विजन मिशन आ जाएगा, फिर एम क्या है, क्यों हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, स्कोप क्या है। भाई हम जब बात, जैसे मैंने दो स्तर पे बात करी, एक मैंने कहा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के इश्यूज जो है वो संस्था के अंदर, जब हम सुबह ऑफिस, अभी जब पहले बात करें कार्यालय क्या है, कार्यालय को हमने परिभाषित किया, तो एक स्तर हो गया कि कार्यालय के अंदर, मतलब जिसको हम कार्यालय में परिभाषित करते हैं, उसमें अगर कोई स्थितियां पैदा होती हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की, तो उसको हम कैसे डील करेंगे। पर संस्थाओं का जो कार्य क्षेत्र है, जो हमारा फैला हुआ है, केवल ऑफिस तक नहीं है, ऑफिस के बाहर भी है। हमारा फील्ड स्टाफ, हमारे महिला पुरुष कम्युनिटी में भी जा रहे हैं, रात में भी जा रहे हैं, दिन में भी जा रहे हैं, अकेले भी जा रहे हैं, साथ में भी जा रहे हैं, बहुत अंदर अंदर के इंटीरियर एरियाज में जा रहे हैं, है ना। तो वहां तक भी हमारा जो है, तो जब हम वर्क प्लेस की बात करते हैं इसमें, तो वर्क प्लेस सिर्फ वो जो हमने सुबह डिफाइन किया था, कई बार संस्थाएं उसी को केवल अपनी जिम्मेदारी उतना ही बता के अपनी जिम्मेदारियां खत्म मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी, हमारा वर्क प्लेस वहां तक है जहां तक हमारा महिला पुरुष या कोई भी अन्य थर्ड जेंडर का जो हमारी कम्युनिटी, हमारा जो स्टाफ है, वो अगर वहां जा रहा है, तो वहां तक उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इस पॉलिसी के अंतर्गत संस्था की बनती है।
तो इसमें ऐसी कोई घटनाएं ना हो, उसके लिए संस्था की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी क्या है, और आजकल आईसीसी यहाँ पर कैश हम लोगों ने लिख रखा है, लेकिन अब जो है उसको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी कहते हैं, है ना। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी है, ताकि ये कैश क्या है कि कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, जब हो जाए तब रिपोर्ट की बात है, लेकिन आज हम एक प्रिवेंटिव स्टेप की बात कर रहे हैं, हम आईसीसी की बात करें, तो वो उसको एड्रेस करेंगे। बीच बीच में स्टाफ के साथ जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग्स करना, कम्युनिटीज के साथ जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग्स करना, है ना, ताकि हम पहले ही एक ऐसा माहौल बनाए जहाँ पर जो हमारा विजन है, जो जिस तरीके से हम सोचते हैं जेंडर इक्विटी जेंडर बैलेंस रहे, वही सोच और वही परिकल्पना हम अपने टीम में भी लोगों के बीच में ला पाए। और वो वही वाली बात है कि जब लोग आते हैं तो डाइवर्स ग्रुप के साथ आते हैं, डाइवर्स एक्सपीरियंसेस के साथ आते हैं। हम कैसे इंश्योर करें अपने वर्क प्लेस में कि जो हमारी सोच है, जो हम कम्युनिटी में बदलाव लाना चाहते हैं, वो बदलाव पहले हमारी संस्था के अंतर्गत दिखे, संस्था के अंदर दिखे। तो उसके लिए हमको इस तरीके की पॉलिसी बनाकर कुछ हमको जो है प्री रिक्विजिट्स पहले से पूरे करने होंगे, ताकि वो माहौल ना हो। और हम सब करते हैं, मेरा यही मानना है कि हम सब करते हैं, लेकिन जरूरत है कि हम उसको दस्तावेजित करें, लिखित करें और लोगों के साथ उसको शेयर करें। तो जो हमें दोनों तरीके से मदद करता है, जैसे हम पहले भी कह रहे थे, अगर फिर भी कोई घटना होती है तो ये पॉलिसी आधार बनती है उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए। दूसरी बात, अगर कोई घटना नहीं भी होती है तो भी ये पॉलिसी आधार बनती है हमें अपने लिए एक सुरक्षा का दायरा क्रिएट करने के लिए, कि भाई हम इस कमेटी के अंतर्गत आते हैं, तो कोई भी घटना होगी तो इसमें हम इसका सुरक्षा ले सकते हैं। और बाकी अंदर छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें संस्था के अंदर करनी होगी, ताकि हम इसको जो है इफेक्टिव कर सकें। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, अब चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी संस्था के अंदर नहीं, संस्था के बाहर ज्यादा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बच्चे जो है वो क्या कहते हैं, चाइल्ड लेबर आपके यहाँ नहीं हो सकता, छोटा व्यक्ति आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। तो आपके में अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी में ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि 18 साल के ऊपर ही हमारे यहाँ स्टाफ होगा और ये होगा, वो खैर आपका एचआर का भी इश्यू होगा, तो ये आपको प्रोहिबिट करेगा लोगों को रखने के लिए किसी भी तरीके से। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पॉलिसी, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी खास करके जब हम कम्युनिटीज में छोटी लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स होते हैं, हम बच्चों को बुलाते हैं, हम बच्चों को एक्सचेंज विजिट्स के लिए लिख के जाते हैं, और सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के, छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां जो हैं उनके साथ हम काम करते हैं। तो वहां पर ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों के साथ काम करने में, जब हम अडल्ट्स के साथ काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें उनकी अपनी जिम्मेदारियां हो जाती है। मान लीजिए ट्रैवल में अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करना उनकी अपनी है, कि भाई वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आ जाएंगे ऐसे भी, लेकिन जब हम बच्चों के साथ कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जवाबदेही संस्था की बनती है। अगर हम उनको कहीं कम्यूट कर रहे हैं, एक शहर में ही एक जगह से दूसरी जगह, या कहीं एक्सचेंज विजिट के लिए बाहर लेके जा रहे हैं, तो उनका रहना, उनकी सेफ्टी, उन्होंने अगर कोई चीज वहाँ ट्रेनिंग और उसमें शेयर करी है तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर फिर भी कोई घटना होती है तो उसको हम कैसे उठाएंगे, उसमें हमारी उत्तरदायित्व, हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, वो घटना ना घटे उसके लिए जो है ओरिएंटेशन स्टाफ का और जो लोग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस नजर से जो है ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी हमको बनाना है। और जैसे मैंने कहा कि ये लॉन्ड्री लिस्ट है, जब हम बनाएंगे तो ये हमको मदद करेगा उसको फॉलो करने के लिए। हाँ सर, विल यू लाइक टू ऐड समथिंग ऑन दिस? सो बेसिकली आजकल अब एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है कि भाई इंफॉर्मेशन पॉलिसी भी, और बहुत सारे संगठनों में ये डिमांड भी होती है कि जो इंफॉर्मेशन में आप रिट्रीवल की बात कर रहे थे कि किसके पास क्या होनी चाहिए। सो बेसिकली आपकी जो इंफॉर्मेशन पॉलिसी में कि क्या चीजें आप प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करेंगे, किस फ्रिक्वेंसी पे करेंगे, जैसे आपने उदाहरण दिया कि भाई फॉर एग्जांपल आपका क्वार्टरली फॉरेन फंड का प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर एक लीगल ऑब्लिगेशन है, उसी तरह से आपकी जैसे एनुअल रिपोर्ट्स हैं, एनुअल अकाउंट्स हैं, आपकी जो पब्लिक डोमेन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होंगी। इसमें दूसरा जो एथिकल पहलू है, आजकल बहुत सारे लोग केस स्टडी लिखते हैं या ऐसे जो हार्ड कोर इश्यूज हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, तो वो किन चीजों को आप प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी कई बार जो आपने शुरू में जो बात की थी कि जब हम एमआईएस करते हैं कि डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है,
तो संस्था में किस लेवल को क्या सूचनाओं की एक्सेस है, ये क्लैरिटी हमारे ऑर्गेनाइज। नहीं तो कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे इश्यूज पे सबको सब पता है, एक अच्छी कल्चर है, पर कई बार ये सब विवाद के इश्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। और खास करके जैसे आप शिल्पी मैम आप बता रही थी कि जब किसी कार्यकर्ता को आप निकालते हैं या दूसरी चीजें, तो फिर फॉल्स एलिगेशंस की चीजों पे बड़ा इश्यू हो जाता है। तो इस दृष्टि से प्रोएक्टिवली आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग पॉलिसी है। जैसे हम लोग क्रेडिबिलिटी अलायंस में भी खुद ये तय किया हुआ है कि हमारे जो भी डिजायरेबल नॉर्म्स में है, तो प्रोएक्टिवली अपने अकाउंट्स और एनुअल रिपोर्ट्स उनको पब्लिक डोमेन में रखनी पड़ेगी। तो आप ये तय करते हैं कि कौन सी जानकारी किस लेवल पे किन स्टेक होल्डर्स के बीच प्रोएक्टिवली शेयर करेंगे। और ये अगर आपके यहाँ पर पॉलिसी है, तो जो डिफरेंट स्टाफ्स हैं, डिफरेंट लेवल के जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनको पता है कि मेरी एक्सेस क्या है और मुझे किस लेवल तक कम्युनिकेट करना है। तो मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा आज के संदर्भ में उठ रहा है। और खास करके मैं यहाँ पर ये भी जोड़ना चाह रहा हूँ, जैसे पीछे आपने बातचीत की थी कि आजकल कम्युनिकेशन में आईटी का, जब आप वर्चुअल ऑफिस की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया हो गए, बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, ट्विटर है, आपके लिंक्डइन है, इस तरह के बहुत सारे। तो क्या जानकारी कहाँ किसने कैसे और क्या नहीं पोस्ट करनी है, तो मुझे लगता है ये क्लैरिटी ऑर्गेनाइजेशन वाइज होनी चाहिए। सो दैट्स द बेसिक ऑफ दिस पॉलिसी। तो अगर हम विसिल ब्लोइंग की बात करें, तो अगर इस पॉलिसी की बात करें तो ये बेसिकली मिसकंडक्ट है, इलीगल एक्ट्स, फेलियर। और ये खास करके अगर देखें, हम इसको समझने की कोशिश करें कि ये कहाँ से आया, तो एक सरकारी जो है कानून के अंतर्गत उसमें जो बदलाव हुआ उसके निकल के आया कि कहीं अगर सरकार, जब हम काउंसिल की बात कर रहे हैं, तो जो सरकारी जो व्यवस्थाएं है उसके अंतर्गत अगर हम देख रहे हैं कि कोई गड़बड़ियां हो रही हैं, कुछ करप्शन हो रहे हैं, कुछ इलीगल एक्ट्स हो रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए एक तरीके से जो है ये एक नीति है, एक तरीका है जहां पर जो है हम इसको रोक सकते हैं, एक आवाज उठा सकते हैं, आवाज उठाने का तरीका। तो ये संस्थाओं में भी हो सकता है। जब हम ट्रांसपेरेंट और एक अकाउंटेबल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी अगर कहीं पर कोई चीजें ऐसी हैं जो लोगों को लगता है, मैनेजमेंट के विरुद्ध लोगों को लगता है कि भाई गलत हो रहा है और वो वैसे नहीं कह पा रहे हैं, तो एक तरीका है आवाज उठाने का वहां पर, और वहां पर लोगों के बीच में रखने का कि भाई अपनी एक कंसर्न लोगों के बीच में शेयर करने की, कुछ इलीगल या कुछ मिसकंडक्ट है तो उसके अगेंस्ट। और मुझे लगता है कि जब हम बात कर रहे थे नीतियों की, या उससे पहले भी बात कर रहे थे, तो हम हर जगह चीजों के दस्तावेजीकरण की बात कर रहे हैं कि भाई हम व्यवहारिक रूप में मान भी रहे हैं, मन से व्यवहारिक रूप में उसको उतार भी रहे हैं, लेकिन हम उसको लिख नहीं रहे। और ये समय पहले था कि जब हम कहते थे हाँ जी हम तो करते हैं और बताने दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज समय बदल गया है। और मैं अजीत जी की फिर से वही पहली वाली बात से कहूंगी कि जो दिखता है वो बिकता है ना। उन्होंने बड़े हल्के संदर्भ में कहा था, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। और हम लोगों के टाइम में कहा जाता था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो हम काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम चीजों को बहुत अच्छी तरीके से फील्ड में उतार रहे हैं, हम दिल जहन। और मैं क्योंकि एक प्रैक्टिशनर हूँ, है ना, मैं खुद क्षेत्र में काम कर रही हूँ, लोगों के साथ जुड़ी हुई, तो मैं मानती हूँ कि जब लोग संस्थाओं से हैं और अगर वो कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, तो वो दिल, मतलब शायद दिल जहन तन मन धन जो कहते हैं, वो एक्चुअली मुझे लगता है कि वास्तविकता में वहां पर दिखाई पड़ता है और वहां उतरता है। हम बहुत सारे लिमिट्स क्रॉस करके भी, बहुत चीजों को दरकिनार करके, कोविड इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। कल भी हम लोग यहाँ पर एक ग्रुप में बात कर रहे थे कि 22 या 24 तारीख से लॉकडाउन चालू हुआ, संस्थाएं मुश्किल से 10 दिन घरों में बैठे और सारी चीजें दरकिनार करके लोग फील्ड में उतरे और कम्युनिटी के पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनके प्रति उत्तरदायी हैं, उनको हमारी जरूरत है, हम ये बात समझ सकते हैं क्योंकि उनसे इतने समय से जुड़े हुए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन जब तक हम इसको दस्तावेज नहीं करेंगे, तब तक हर व्यक्ति आके हमारा काम नहीं देख पाएगा, हर व्यक्ति हमारे दिल के अंदर उतर के नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए हमको अपनी चीजों को लोगों के बीच में रखने के अलग अलग तरीके ढूंढने होंगे। और जैसे मैं पहले कह रही थी अभी किसी संदर्भ में आगे वाले स्लाइड में, कि जब हम MIS की बात कर रहे थे, MIS भी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन का ही एक हिस्सा है। जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं और उसको लोगों के समक्ष रखने की बात करते हैं, तो ये नहीं कि भाई हमको यही आसान पड़ता है तो हम इसी तरह प्रस्तुत कर देते हैं। हमारे यहाँ इंग्लिश में दस्तावेज होती है, एनुअल रिपोर्ट बन जाती है जी, वही तरीका है बस, या हम वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, बस वही तरीका है।
बट ये नहीं है। जब हम डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स के साथ काम करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी डाइवर्सिटी को एड्रेस करते हुए होना चाहिए। हमें कम्युनिटी में अगर अपने काम को पोस्टर पे दिखाना है तो वो भी करना पड़ेगा। अगर दीवार लेखन करके हमको अपना बैलेंस शीट प्रोजेक्ट का दिखाना है कि भाई इतना पैसा आया था, इतना बच्चों पे खर्च हुआ, इतने महिलाओं के ट्रेनिंग में खर्च हुआ, इतने का हमने आपको सामान बांटा। बहुत सारे लोग गांव में स्कूल की दीवारों पे कर देते हैं, ICDS का जो भवन है उसके पीछे की दीवार में कर देते हैं। हम लोगों ने किया है ना। गांव में जो कोई सामुदायिक वो बना हुआ है केंद्र, उसके बाहर कर देते हैं। उनको दीवार लेखन में चीज ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है, बड़ा बड़ा लिखा रहता है, उनके पास रहता है, वो कोई भी आए पढ़े देखे। एक तरीका वो हो सकता है अपनी चीजों को प्रस्तुत करने का। दूसरा, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, अपने वेबसाइट में हम दे सकते हैं। तीसरा, हमारे डोनर्स ये उनके लिए हम E-कॉपी भेज सकते हैं। कुछ जो हमारे कुलीग्स हैं, हमारे सहकर्मी हैं, अन्य संस्थाएं हैं, उनको हम जो है वो बुकलेट के रूप में दे सकते हैं। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं। दस्तावेज है क्या? इज अ कम्युनिकेबल मटीरियल दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और इंस्ट्रक्ट regarding some attributes of an object, system or procedure such as its parts, assembly, installation, maintenance and use। तो है क्या? जैसे मैंने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन एक कम्युनिकेबल मटेरियल है जिससे हम अपनी बातों को लोगों के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने सिस्टम, प्रोसीजर और अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और उसी के साथ साथ अपने सिस्टम, ऑब्जेक्टिव और प्रोसीजर्स से हमने क्या हमारी परफॉर्मेंस रही, क्या हमारे परिणाम रहे, क्या हमारे उपलब्धियां रही, वो लोगों के बीच में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एक ये ट्रांसपेरेंट तरीका है अपने काम को लोगों के बीच में शेयर करने के लिए। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी, कागज हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, अलग अलग तरीके के वो हैं। अब डॉक्यूमेंट्स किस किस तरीके के हो सकते हैं, इसमें फिर से लॉन्ड्री लिस्ट है। हम सब जानते हैं रजिस्टर संस्था का रजिस्ट्रेशन कराना, उसका रिन्यूअल कराना, हर साल बोर्ड की जो मीटिंग हुई उसका सोसाइटी का रिटर्न भरना, सबको मालूम है, वो कंप्लायंसेस पूरे करने। रेजोल्यूशन, अगर कोई मीटिंग्स हुई हैं, बोर्ड के मीटिंग्स हुए, उनके रेजोल्यूशंस पास कराना। अभी जैसे मैं कहती पॉलिसीज में कुछ भी चेंज हुआ उसको कराना। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखना, ट्रांजैक्शन रखना, पेमेंट रखना। कई बार डोनर से मान लीजिए हमने कोई अलग तरीके का कोई अप्रूवल या कुछ चीज लिया है, मेल में ले लिया और हमने मेल में ही पड़े रहने दिया। कल को ऑडिटर आया, उसने कहा ये आपने बाहर जाके कैसे कर लिया, है ना। तो मैं आपको व्यवहारिक अपने ही एक्सपीरियंस से कई सारी चीजें कह रही हूँ। ऑडिटर ने बोले सर हमको तो वो अप्रूवल मिल गया था, हमने वो जो है मेल लिख के, बोले लाइए अप्रूवल की कॉपी। अब वो अप्रूवल हमने लिया था 8 महीने पहले, कोई एक तारीख में, किसी एक महीने में। अब वो तारीख याद करके वो मेल ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो कई बारी हमारे इस तरीके के रिकॉर्ड्स अगर हम टाइमली डॉक्यूमेंट कर लेते हैं तो वो बहुत उपयोगी होते हैं संस्था के लिए भी। कोई ऑडिटर आज आगे 8 महीने बाद वो भी, और भाई इनकम टैक्स वाले तो 10 साल तक कभी भी वो रिकॉर्ड मांग सकते हैं। अभी तो हमको डेट और मेल हम 8 महीने में याद कर सकते हैं, लेकिन शायद 7वें साल में हमें याद करना और ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये सब चीजें, और जो भी हमारे लीगल कंप्लायंसेस हैं, यहाँ इन्वेंटरी है, जो स्टेशनरी आ रही है उसको रखना, उसको मेंटेन करना, इशू करना, ये ऑडिटर चेक करते हैं भाई बिल से कितना सामान आया था, इतने पेन आए थे, आपने कौन सी तारीख में इशू किया, जो बैलेंस है वो आप दिखाइए। तो ये सब इन्वेंटरी, ये सारी चीजें हमको जो है मेंटेन करनी पड़ेंगी। प्रोजेक्ट प्रपोजल्स एंड रिपोर्ट्स, भाई हम प्रपोजल लिखते हैं, बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। एनुअल रिपोर्ट्स हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं। कई बार डोनर ड्रिवन है, कुछ लोग कहते हैं भाई मंथली रिपोर्ट भेजो, उनके अपने फॉर्मेट्स हैं। कोई कह रहे हैं क्वार्टरली भेजो, कोई कह रहे हैं एनुअल भेजो। और कुछ संस्था अपने स्तर पर भी एक जो है कोलेशन, जहाँ पर अगर आपके 4 प्रोजेक्ट्स 4 यूनिट्स में चल रहे हैं तो आप एक कोलेटेड रिपोर्ट भी अपने पास बनाते हैं। वो भी मंथली, क्वार्टरली या एनुअल हो सकती है। वो कई बार आप अपने बोर्ड के साथ बांटते हैं या डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ बांटते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि हम जो है वार्षिक रिपोर्ट जो बनाते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर फिर लिस्ट है कि भाई लिस्ट ऑफ गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, हम क्या क्या काम कर रहे हैं। मुख्य भाई बहुत लंबी चौड़ी नहीं बनाएंगे, 10, 15, 20 पन्नों की अगर हमारी रिपोर्ट होगी, जिसमें हमारी थोड़ी फोटोग्राफ्स भी होनी चाहिए, जो हम बात कह रहे हैं उसको उसको एक एविडेंस, सोर्स ऑफ एविडेंस के रूप में। तो क्या उपलब्धियां रही, कोई केस स्टडीज से हम उसको और ज्यादा इफेक्टिव और और ज्यादा इनरिचिंग बना सकते हैं। तो स्टोरीज हो, इस तरीके से हमारी ये प्रोग्रेस, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, प्रोग्रेस रिपोर्ट कैन बी like it can be donor driven, it can be your planning of presenting your work and your things। तो आपकी क्वार्टरली, 6 मंथली एंड मंथली किसी भी रूप में, यहाँ पर जो हम राइट साइड में देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि हम प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, है ना। तो किस तरीके से कर सकते हैं भाई, अभी तक क्या क्या काम हो गया, कितने एरिया में काम कर रहे हैं, अभी क्या रह गया,
और हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है ना, प्रोजेक्ट और कैसा चल रहा है। ये थोड़ा सा ये डिपेंड करता है कि हम किसके लिए बना रहे हैं, थोड़ा सा उस पर भी उस तरीके से हम इसको फोकस कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन, अब थोड़ा सा रिपोर्ट राइटिंग की अगर हम बात करें तो क्या है भाई, रिपोर्ट अगर हम रिपोर्ट को रखें तो 2-3 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो सब्जेक्ट होगा हमारी रिपोर्ट का, है ना, तो जितना प्रिसाइज हो इंफॉर्मेशन जो जो मांगी गई हो वो उसमें आए। व्हाट आर द रिजल्ट्स, what the results are so far for the implementation of the project, which activities have to be implemented so far, how was the money spent, information about the project staff। तो ये कहीं ना कहीं हमको एक मदद करता है ओवरऑल जब हम किसी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई कितना बजट आया था, उसमें से कितना किया, कौन कौन प्रोजेक्ट स्टाफ है। कई बार उनके हम पद नाम के हिसाब से भी देते हैं, कई बार उनको क्या सैलरीज मिल रही है उसके हिसाब से भी करते हैं, उनका एक्सपीरियंस वगैरह पूरा स्टाफ लिस्ट हम जो है वो प्रस्तुत करते हैं, है ना, कैसे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारे क्या डिलीवरेबल्स थे, हम क्या कर पाए, है ना, उसके डिलीवरेबल्स के अगेंस्ट हम क्या कर पाए, क्या रह गया। तो ये सारी चीजें हैं। जब हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो फिर उसमें जरूरी है कि पर्पस क्या है रिपोर्ट बनाने का, ये हमें क्लियर होना चाहिए। अगर हमें पता है कि किस उद्देश्य से हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो हमको वो मदद करता है। ये उस तरीके से हम उतनी ही चीज देंगे, जैसे कि इज इट टू इन्फॉर्म अदर्स सो दैट दे बिकम इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट और इट इज प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। तो ये पर्टिकुलर डोनर को हम दिखा रहे हैं कि हमने क्या काम किया है। एक पर्पस वो हो सकता है ना, वो ज्यादा स्पेसिफिक होगा जिसमें क्या बजट आया, कितना खर्च हुआ, कौन कौन स्टाफ है, किस लेवल पे है, क्या हम कर रहे हैं। दूसरा है कि भाई जो हमने काम किया है अपने काम के प्रभाव को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि हम अन्य लोगों को अपने कार्य के प्रति प्रभावित कर सके। तो उसमें दिखाना, उसमें बार्स दिखाने, उसमें केस स्टडीज, उसमें थोड़ा सा क्वालिटेटिव पार्ट जो है, थोड़ा कहीं कहीं संख्यात्मक, उस तरीके से। लेआउट, इट कैन बी वेदर द रिपोर्ट नीड्स टू बी रिटन एज अ कंपलसरी लेआउट, मतलब वही है लेआउट, उसको हम प्रस्तुत कैसे करेंगे, अलग अलग तरीके से होता है, पेपर पे हो सकता है, ई हो सकता है। अब टारगेट ग्रुप कौन है जिनके लिए हम रिपोर्ट लग रहे हैं, जैसे मैं पहले भी अभी जब डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रही थी तो वही वाली बात है, भाई गांव में जाके कर रहे हैं, दीवार लेखन के माध्यम से कर सकते हैं, पोस्टर के माध्यम से कर सकते हैं, एक बड़ा सा पैम्फलेट बना दें, उसमें कुछ डेटा शेयर कर दें आंकड़ों के हिसाब से और नीचे कुछ चित्र दिखा के, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत जगह कम्युनिटी में अखबार चलते हैं, वो थोड़ा बड़ा सा होता है, उसमें हम त्रैमासिक अखबार हम लोग भी बनाते थे, फिर वो ई न्यूज़लेटर बनने लग गए। तो इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमारा टारगेट ग्रुप कौन है, उनको हम किस रूप में प्रभावित करना चाहते हैं, किस तरीके से रिपोर्ट करना चाहते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, फिर उसके बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन में फोटोग्राफी भी एक तरीका है, ये भी महत्वपूर्ण है। और अब इस समय तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रचलित, शायद पहले से भी था लेकिन अब और ज्यादा प्रचलित हो गया और टाइमली हो गया है, क्योंकि फटाफट मोबाइल से भेजा, सीधे फेसबुक पे डाल दिया, या जैसे अभी बात हो रही थी कि हमने ट्विटर हैंडल पे डाल दिया और 2 बातें लिखी और उसके साथ एक सोर्स ऑफ एविडेंस लगा दिया। एंड समटाइम फोटोग्राफ्स आर वेरी इफेक्टिव, जो है ना, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को कैप्चर कर लेती है, लोगों की नीड, लोगों की खुशी, लोगों की कष्ट बहुत अच्छे से देखते हैं। ऑडियो विजुअल तरीके बहुत सारे हैं जिसमें हम ऑडियोज बना के, छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग्स बना के, जो लोग प्रभावित हुए हैं वो कितने खुश हैं, या जो लोग किसी आपदा से या किसी संकट से निकल रहे फंसे हुए हैं, उनके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स। और अभी हम लोगों ने पिछले समय में देखा, और खास करके ये आपदाओं के समय में बहुत देखते हैं कि छोटे छोटे वीडियो क्लिप जब हम लोगों के डालते हैं तो वो बाहरी लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं और तुरंत लोग जो है मदद के लिए आगे आते हैं। और ऐसे कई सारे उदाहरण आप हम सबके सामने बहुत सारे हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका है कम्युनिकेशन का। अभी जब हम रिपोर्ट की बात कर रहे थे तो अब हम एक बात और कर रहे थे कि भाई रिपोर्ट्स को और ज्यादा इनरिचिंग बनाने के लिए और रिच बनाने के लिए और जो है ना उसको और आधार देने के लिए, कि हम बात सिर्फ अपने ही मुंह से नहीं कह रहे, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी कही हुई बात को वैलिडेट कर रहे हैं। तो केस स्टडीज, छोटे छोटे सक्सेस स्टोरीज, केस स्टडीज जब हम बात करते हैं तो केस स्टडीज जो है वो सक्सेस भी हो सकती है, फेलियर भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, या बीच में अभी कोई परिणाम ही नहीं निकला, काम किया है ना। तो ये केस स्टडी जो है या सक्सेस स्टोरीज जो है ये हमारी बात को वैलिडेट करते हैं, क्योंकि जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो सिर्फ लगता है कि हम ही अपना बाजा बजा रहे हैं ना। तो ये जो है वो वैलिडेट करके कहता है कि नहीं भाई ये फलाने महिला के साथ ऐसा हुआ, वो ऐसा महसूस करिए, फलाने एरिया में ऐसा हुआ। तो फिर व्हाट इज, अब थोड़ा प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है, तो प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का एक और बात है कि जहां पर सिर्फ हम अंत में चीजों को रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो जो चीज प्रक्रिया चल रही होती है उस प्रक्रिया के बारे में लोगों को बताते हैं कि यहाँ तक पहुंचने के चरण क्या रहे,
है ना। जो अगर हम देखें तो ये प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन में दो बातें करी, हाउ एंड व्हाट, कि कैसे, कहाँ, क्या हुआ और कैसे हुआ। तो जो हम दस्तावेजीकरण की बात करें, एक दस्तावेज है जो हो गया वो बता रहा है होने के बाद, ये बता रहे हैं कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और एक एक गाइड की तरह भी काम करता है कि भाई उस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आप जाएंगे तो इस तरीके से ये हुआ था, आप भी जाकर उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपको मदद करता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके के प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं। संस्थागत हो सकता है कि वो संस्था कैसे बढ़ी, कैसे निकली। बहुत सारे हम लोगों ने भी पढ़े, कहानियां सुनी जो मदद करती है। कई बार जब हम लोग अवसाद में होते हैं, डिप्रेशन, परेशान हो जाते हैं, यार उनकी सुनो, उन्होंने कैसे किया, तो वो इट इज अ मोटिवेटिंग फोर्स। कई बार प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को समझने के लिए, चेंज एंड इम्पैक्ट्स को समझने के लिए, स्टोरीज ऑफ चेंज एंड चैलेंजेस, जैसे मैंने कही थी, नॉट नेसेसरी सक्सेस ही हो बट चैलेंजेस भी हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। स्टोरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कहाँ कैसे बदलाव आए उनको समझने के लिए। तो ये प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग बनाते हैं उनके लिए थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन बाद में बहुत मदद करता है और अपने स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत मदद करता है। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात है, तो इसमें फिर से लिस्ट है, इसको मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ूंगी, बट ये कहीं ना कहीं जैसे अलग अलग तरीके से अगर हम प्रस्तुत कर सकते हैं, तो ये जो राइटर्स हैं उनके लिए भी, जैसे कह रहे हैं कि प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी गाइड हो सकती है। अपने संस्था के लिए एक तरीके का रिकॉर्ड हो जाता है, एक तरीके का हमारे पास एविडेंस हो जाता है जो आगे भी मदद कर सकता है ना। ई ऑफिस की ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, हम लोग शुरू में पहले ही कर चुके हैं। और आजकल सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल, मुझे लगता है कोविड ने हम सबको बहुत ज्यादा ई बना दिया है और बहुत ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दे दिए हैं। अभी भी हम ऑनलाइन, हमने नहीं सोचा था कभी 2 घंटे की हम लोग जो है सेशन जो है वो ऑनलाइन करेंगे। तो ये इसने रिसिपिएंट, तो इसमें ऑलरेडी जैसे शिल्पी जी ने कहा कि आजकल अब थोड़ी सी ई मैनेजमेंट की काफी बात हो गई है। और ई मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ आपको जो सोशल मीडिया या इस तरह के वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं है। जैसे हमने पिछले मॉड्यूल में भी चर्चा की थी कि अब धीरे धीरे हम ई गवर्नेंस और ई कॉम्प्लायंस की तरफ जा रहे हैं। आपका FCRA, जो FC के जितने ABC 1 2 3 FC 6 जितने भी फॉर्म है वो सारे ऑनलाइन है, इनकम टैक्स में ऑनलाइन है। तो धीरे धीरे हमको संस्था में भी वो क्षमता और संस्कृति विकसित करनी पड़ेगी कि हम ई कॉम्प्लायंसेस कर सके। अदर देन हमारा जो वर्चुअल मीडिया है, इसके माध्यम से पोस्ट कोविड के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पर जैसे अब मैंने पिछली बार भी कहा था और साहू सर ने भी कहा था कि फेसलेस असेसमेंट की बात होगी, तो धीरे धीरे देयर इज अ शिफ्ट, एक जो फिजिकल से अब धीरे धीरे ई मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में संस्था को भी अपने अंदर वो तैयारी करनी चाहिए कि हम अपने को ई फ्रेंडली तैयार कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे आजकल ई टूल्स हैं। आजकल ई अटेंडेंस है, ई आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं। आपका देखेंगे सब ऑनलाइन में, फाइनेंस का साहू सर ने भी डिस्कस किया था, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, और इस तरह के बहुत सारे आपका जैसे विजिटर मैनेजमेंट है, या आजकल आप बहुत सारे इस तरह के, और बहुत सारे फ्री में भी है कि जो आपके वर्कलोड को कम कर सकते हैं। और इन नए सिस्टम्स को जो ऑफिस मैनेजमेंट के संदर्भ में इनका हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण है कि हम अपने फिजिकल के साथ साथ ई ऑफिस को कैसे उसको कन्वर्ट करें, उसका ब्लेंड कैसे तैयार करें। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम आजकल लोग कहते हैं कि स्मार्ट ऑफिस, आजकल आपने स्मार्ट बोर्ड सुना होगा, स्मार्ट क्लासरूम सुना होगा, आजकल स्मार्ट ऑफिस की भी बात हो रही है कि आपका ऑफिस एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। पहला क्वेश्चन है कि MIS का अगर कोई हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई प्रारूप है, अगर आप उसे थोड़ा ब्रीफ में ऐसे ही हम लोगों के साथ साझा करना चाहें, तो कुछ बिंदु जो आप बेसिक मतलब बताना चाहें कि हाँ ये मेन पॉइंट्स हैं जिनको आप जब आप MIS बनाएं तो इन बिंदुओं को अपने दिमाग में आप लोग रखें। तो प्लीज पहले तो आप इसके बारे में कुछ बताएं मैम। मुझे लगता है जैसे हमने MIS की बात करी, हमने कहा ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन को लेने का, उसके प्रबंधन का एक व्यवस्था है, अगर इसको हम साधारण शब्दों में समझें। तो MIS अपने आप में कोई फॉर्मेट या अपने आप में कोई डिजाइन नहीं है,
अगर हम इस पूरे इस वर्ड को समझने की कोशिश करें तो जानकारी को ऑर्गेनाइज व्यवस्थित करने की एक व्यवस्था है ना, को प्रबंधन की व्यवस्था। MIS जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स या पर्पस या प्रोग्राम के अनुसार हम डेवलप करते हैं। अगर MIS जैसे अभी किसी को, जैसे आपने कहा कि वो जानना चाहते हैं कोई फॉर्मेट है, तो हमारे पास कोई MIS किसी प्रोग्राम का पड़ा होगा वो हम शेयर कर सकते हैं अगर जरूरत होगा एज रेफरेंस मटेरियल। बट अब जैसे MIS क्या है कि कोई फॉर्मेट है तो आप लेंगे वहाँ का कुछ डेमोग्राफिक एरिया लेंगे, जानकारी लेंगे, किसी गांव का ले रहे हैं, किसी परिवार का ले रहे हैं, है ना, इंडिविजुअल का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, विलेज का हो सकता है, एक छोटे से कस्बे का हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें सैंपल पता होना चाहिए हम किसका लेने जा रहे हैं। फिर उसमें हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो उसकी इंडिविजुअल की हमको डेमोग्राफिक कुछ जानकारी चाहिए होगी एरिया की। व्यक्ति की है तो उसकी इंडिविजुअल कुछ एज क्या है, किस कम्युनिटी से है, क्या उसकी आर्थिक आय है, उसकी व्यवसाय क्या है, जैसे हम कोई भी बेसलाइन करते हैं ना। तो ये एक्चुअली MIS क्या है कि एक सिस्टम है जो रेगुलर ट्रैकिंग में मदद करते हैं। जैसे हम बेसलाइन करते हैं, वन टाइम करते हैं, वो खत्म हो जाता है, बेसलाइन करते हैं, एंडलाइन करते हैं, है ना। MIS क्या है कि वी हैव अ फॉर्मेट जिसमें हम रेगुलर इंटरवल्स पे उसमें हम अपडेट करते रहते हैं ना। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बढ़ती चली जाती है, जिससे हमको पता लग जाता है कि ट्रेंड क्या है, जो मैं कह रही थी कि हमको ट्रैक करने में, और खास करके कोई बड़े एरिया की अगर हम काम की अगर हम ट्रैकिंग करते हैं और जो गैप बहुत है कि बहुत बड़े एरिया में हो रहा है और जो है ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनके लिए आसान होता है कि एक बड़े एरिया की एक पिक्चर उनके सामने आ जाती है। और बाकी अगर चाहिए होगा तो विल डेफिनेटली शेयर, कोई एक MIS का फॉर्मेट हम शेयर करेंगे। सेकंड जो है कि आपने जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के बारे में आपने बताया, जो कि कुछ 7-8 पॉलिसीज थी, HR पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी, ये सब जो थी, इसमें से अगर कोई छोटी संस्था है तो अगर इन बिंदुओं पर वो काम करना चाहे तो वो कौन से 3-4 मेजर एस्पेक्ट हैं जो मेन जो है उनको इंक्लूड करने ही चाहिए, वो आपकी समझ से आप मैम प्लीज थोड़ा शेयर कर दीजिए कि लोग जानना चाहते हैं कि कौन से मेजर एरिया है जिनको उन्हें रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम HR की बात करें तो HR में जब अगर हम शुरू करें, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम कुछ नहीं शुरू कर रहे तो HR तो कम से कम शुरू करें। जो हमारी संस्था में क्या नियम होंगे, भाई टाइम क्या होगा आने का, जाने का क्या टाइम होगा, लोगों को किस आधार पे हम रखेंगे, जैसे हम बता रहे थे कि उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा और टर्मिनेशन क्या होगा। उस समय भी मैंने ऐड किया था कि हमसे मिस हो गया है, इसमें सिलेक्शन एंड टर्मिनेशन प्रोसेस दोनों ही हम अच्छी तरीके से रखें, है ना। अगर सिलेक्शन में कोई कमिटी होगी कि एक व्यक्ति इंडिविजुअल जो है वो लोगों को हायर करेगा, अगर वो कोई कमिटीज हम बना रहे हैं, सैलरी का स्केल क्या होगा, छुट्टियां कैसे होंगी, कैलेंडराइज छुट्टियां होंगी या उसके अलावा होंगी, जो गिवन छुट्टियां उसके अलावा अगर कोई छुट्टी लेगा तो क्या होगा, है ना। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अगर जो डिसिप्लिन है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके बाहर अगर कोई जाएगा तो क्या होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको करनी ही करनी है ना। ये क्या करता है, जैसे मैं उस समय भी कह रही थी, ये हमें दोनों तरफ से मदद है। जो बेनिफिशियरी है, मतलब जो उसका लाभ उठाएगा उस पॉलिसी का, HR में स्टाफ है ना, उसके लिए भी फायदेमंद है कि भाई वो देखेगा उसी को फॉलो करे। हमारे लिए भी जो नेतृत्व में है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है कि वो आपको गाइड करेगा कहीं पर भी आप किसी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में या बाहरी इन्फ्लुएंस में, या कई बारी आप अपने मेंटल स्टेट के इन्फ्लुएंस में भी चीजों को गलत तरीके से नहीं कर सकते। उसी तरीके से फाइनेंशियल पॉलिसी कह रहे हैं तो भाई फाइनेंशियल पॉलिसी में बेसिक चीजें हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या रिकॉर्ड हम रखेंगे, हमारे पास चेकबुक होगी, चेकबुक इशू रजिस्टर होगा, हमारे पास इन्वेंट्री होगी, क्योंकि भाई कोई भी छोटी ऑफिस है तो उसके पेन, रजिस्टर, चार्ट, मार्कर, इतनी चीजें तो उसके पास आ ही रही है ना। तो एक इन्वेंट्री होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। जो बात वही है कि हम दूसरे का पैसा ले रहे हैं तो हम अकाउंटेबल है, कम्युनिटी की तरफ भी है, डोनर की तरफ भी है। हमारे पास इन्वेंट्री होने पाए, हमारे पास चेक इशू रजिस्टर, चेक, है ना, वो सॉरी कोई अगर डिस्पैच रजिस्टर आ रहा है, वो चिट्ठियां आ रही हैं, तो हम ये नहीं कह सकते भाई हमसे मिस हो गई। अब आजकल तो बहुत ईमेल पे, तो इस तरीके की चीजें फाइनेंशियल में, कितना हम कैश से करेंगे, कितना हम बिना चेक के नहीं करेंगे। कुछ नॉन नेगोशिएबल्स हैं, वो HR में भी नॉन नेगोशिएबल्स है, कुछ फाइनेंशियल में भी है, जो कहीं ना कहीं हमारे अपने वही मूल्य सिद्धांत, हमारे संस्था के विजन मिशन से गाइडेड होते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में बहुत बेसिक, जब हम लोग शुरू में बात करते हैं, अगर महिला पुरुष दोनों काम कर रहे हैं तो हमारे पास दोनों टॉयलेट्स होने चाहिए, फीमेल टॉयलेट्स भी होना चाहिए, मेल टॉयलेट भी होना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां लोग आसानी से कर पाए यूज, है ना। अगर कंप्लेंट करनी है तो कमिटी नहीं बना रखी तो कम से कम एक छोटा सा डब्बा बनाए, लेटर बॉक्स जैसा, दफ्ती का ही बनाए, हमारे पास जो रिसोर्स है ना उसमें हम डाल दें। और वो जो चेक करने वाला है वो एक इंडिविजुअल ना हो कि भाई संस्था प्रमुख ही है, पुरुष हो सकता है या महिला, तो फिर उसका फिर वही एक ही खिड़की से देख रहा है ना। मानते ही है, कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने जरिए से भी ना। तो एक कमेटी है जो कम से कम हफ्ते में वो चिट्ठियां निकालेगी, उनको पढ़ेगी और उनको एड्रेस करेगी।
इस तरीके की कुछ चीजें मुझे लगता है ये 3-4 पॉलिसीज ऐसी है जिनके साथ तो हमें समझौता करना नहीं है। एचआर हो गया, फाइनेंशियल हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, है ना। तो बाकी जैसे सर कह रहे थे कुछ चीजें हम मिक्स कर सकते हैं, एचआर में हम जेंडर भी डाल सकते हैं या फाइनेंशियल में हम प्रोक्योरमेंट एंड परचेज भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके की हम चीजें अगर कर लेते हैं, उसमें बेसिक डाल के एक बार शुरू करें। और मुझे लगता है जब हम बना लेते हैं, भले ही मैं कह रही हूँ एक पेज की बना लेते हैं, हम फॉलो करते हैं तो हमको खुद ही लगता है अरे भाई इसमें ये रह गया, हमारी पॉलिसी में देखो ये नहीं लिखा है। कल को कोई आपसे पूछ भी सकता है, तब आपको रियलाइज होता है अरे हाँ देखो ये चीज हमने मिस कर दी। तो इसमें असाइनमेंट 1 है कार्यालय प्रबंधन संगठनात्मक नीतियों और दस्तावेजीकरण के बारे में आपकी प्रमुख सीखें क्या हैं। दूसरा असाइनमेंट नंबर 2 है मॉड्यूल की सीख के आधार पर अपने संगठन के लिए कार्यालय प्रबंधन संगठनात्मक नीतियों और दस्तावेजीकरण का एक मैट्रिक्स तैयार करें। जैसे हम हर बार असाइनमेंट आपको एक देते हैं, उसी की तरह ही यहाँ पर असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2 है। इसमें वर्कशीट है, वर्कशीट 1 है, जिसमें यही कार्यालय प्रबंधन संगठनात्मक नीतियों और दस्तावेजीकरण के बारे में आपकी क्या प्रमुख सीखें रही हैं, जिसमें एक क्षेत्र है कार्यालय प्रबंधन संगठनात्मक नीतियों के बारे में और दस्तावेजीकरण के बारे में। इसमें आप अपना प्रमुख सीखें, आपने जो बेसिक आपकी लर्निंग रही है उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मॉड्यूल की सीख के आधार पर अपने संगठन के लिए कार्यालय प्रबंधन संगठनात्मक नीतियों और दस्तावेजीकरण का एक मैट्रिक्स तैयार करें। ये हमने आपको फॉर्मेट के रूप में यहाँ ढांचा बनाकर दिया है, जिसमें पहला क्षेत्र है कार्यालय प्रबंधन का, बुनियादी ढांचे और संपत्ति प्रबंधन, फाइल एवं सूचना प्रबंधन, MIS और आधार सामग्री। इसके बारे में आपके संगठन की स्थिति और आपके संगठन के लिए क्या कार्यसूची होनी चाहिए, इसके बारे में आप यहाँ पर अपने लिखिएगा। दूसरा है संगठनात्मक नीतियों के बारे में। पहला है मानव संसाधन नीति, दूसरा वित्त नीति, फिर जेंडर नीति, फोर्थ बाल संरक्षण नीति, पांचवा हितों की संरक्षण संघर्ष नीति, एंड छठा है अन्य, अगर इससे अलग कुछ है, सूचना प्रौद्योगिकी और मुखबिर के बारे में। सेम आप यहाँ पर अपने अभी प्रेजेंट जो है दस्तावेजीकरण में भी ये दस्तावेजों का प्रबंधन और वापसी, फिर है कानूनी दस्तावेज वापसी यानी प्राप्ति, ये थोड़ा रिट्रीवल है ना, जी सर। फिर है हितधारकों सांप्रदायिक सेवाओं के बारे में, एंड उसके बाद है अगर इससे अलग कुछ है अन्य प्रगति रिपोर्ट, परियोजना रिपोर्ट इत्यादि। इसके बारे में आपके संगठन की अभी प्रेजेंट स्थिति क्या है और आपका एक्शन एजेंडा क्या होना चाहिए। इसको हर बार की तरह आपको सबमिट करना है। आप मेल कर सकते हैं rakesh@vykonline.org पर। आप अपने हाथ से लिखे गए जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसकी एक स्कैन PDF फाइल तैयार करके भेज सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है असाइनमेंट भेजने में तो आप संपर्क कर सकते हैं सामर्थ्य परियोजना के टीम मेंबर्स से। और आपको हम बता दें कि लास्ट जो डेट है वो है 14 अप्रैल। आप 14 अप्रैल को या उससे पहले आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा। विश्व सेवा केंद्र और बॉस के साथ साथ समस्त प्रतिभागियों की तरफ से मैं शिल्पी मैम का और डॉक्टर हरीश जी का और पूरे BY के टीम का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैम ने आपने काफ़ी अच्छे कुछ प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, किस किस प्रकार की पॉलिसी बनाई जाए, क्या टूल्स और टेक्निक हों, इन सारी विधाओं का आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया। और मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे समस्त प्रतिभागी इन सब से लाभान्वित होंगे। समय को ध्यान में ही रखते हुए मैं पुनः आपका मैं एक बार दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.